मर्ज के हवाले से थी जी कि जी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है कि जॉइन और मर्ज एक्चुअली सेम चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि मैं डेटाबेसेस में काम करता हूँ तो ज्वाइन उसके में साथ। एक बस एक से ज्यादा हो जाते हैं ना, बहुत सारे एक साथ ज्वाइन लगा उसमें डेटा कंबाइन की बात कर रहे हैं ना, कंबाइन और नहीं नहीं मर्ज। नहीं, जॉइन और मर्ज जो मेथड ज्वाइन। दो में जो दो मेथड है ना, एक जॉइन का मेथड है जी और एक मर्ज का है। तो मेरी जी जी। अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों सेम ही है। देयर कुड बी माइनर डिफरेंस, क्योंकि जो जिस तरीके से ये मेथड ये दोनों जो ना जॉइन डाटा कर रहे थे, वो उसका रिजल्ट वगैरह सेम ही आ रहा है। तो ये सही है, जरा जस्ट सही मुझे है। क्लियर करना था, कोई नहीं इसमें तो मैं। इसमें आप एक काम किया करें, जो आपका जो इंट्यूशन डेवलप हुआ करे ना, उसकी कोई नोटबुक बनाया करें, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखा करें, ग्रुप में डाला करें, कोई छोटा सा वीडियो बना के जो है ना रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर डाले, ताकि सबको जो है ना वो बात पता चले। ठीक है। वो बस मैंने कहा मैं ये आपसे क्लियर कर लूँ, क्योंकि वैसे मैंने हाँ। नेट पे भी इसका बारे में पढ़ा, तो मुझे उनका ये भी पता चला कि जाए जो मर्ज है उसमें आई थिंक वो कुछ किसी लेवल पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अदरवाइज दोनों सही सेम है। सही सही। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो नहीं एक्चुअली, मतलब एक कमेंट है, तो उस पे आपका रिस्पांस मुझे चाहिए कि हम्म। जैसे कि हमारा ये बूट कैंप चल रहा है क्लाउड वालों का, क्लाउड कंप्यूटिंग वालों का, मेनली उसी पे बेस है। तो क्या जैसे कि कैगल के लिए के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कुछ ऐसा, मतलब आपने कोई इससे जो पहली क्लास हुई कुछ सोचा, या कुछ मतलब है प्लान, या कुछ है कि उसके लिए भी एक ग्रुप बनाया जाए? चलिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन तो, विनिंग एंड लूजिंग इज समथिंग एल्स, पार्टिसिपेशन तो हो एटलीस्ट, मैं भी यही कहता हूँ, पार्टिसिपेशन तो हो। तो क्या हमें एक ग्रुप नहीं बनाना चाहिए? और उस पे सबसे पहले काम करने की, जो मैं देख रहा था, मैंने चैप्टर पढ़ा है सारा, तो ओवरऑल जो जैसे उसने खुद ऑथर ने बताया है कि दो किस्म के जो है ना इस पे वो चल रहे, जो विनिंग है पिछले जब से ये बुक लिखी गई है, वो या तो एक्सजी बूस्ट था जो कि स्ट्रक्चर डाटा पे जो काम कर रहे थे, हम्म और उस पे जो पीछे एल्गोरिदम चल रहा था वो यही है जो हमने इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन जो है वो स्ट्रक्चर डाटा के लिए बेस्ट है, जो हम्म टिल डेट जो थी। और इस तरह उसने कहा हुआ था कि बैक प्रोपेगेशन जो है वो इसके लिए बेस्ट है, जो है परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि हम्म ये स्ट्रक्चर्ड में कवर नहीं होता, और उसके पीछे ग्रेडियंट जो डिसेंट जो है ऑप्टिमाइजेशन वो वर्क कर रही होती है। यानी कि उसने एक्चुअली, चले, जो लाइब्रेरीज हैं जैसे कैराज है वो मतलब टॉप कर रही है, जो कि इन्हीं पे बेस कर रही है, ग्रेडियंट बूस्टिंग, हम्म ग्रेडियंट डिसेंट पे, ऑप्टिमाइजेशन पे और बैक प्रोपेगेशन पे। और एक्सजी बूस्ट जो कि वर्क कर रहा है ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स पे। तो वो ये है। तो हम यानी कि इसको इस तरीके से यानी कि स्टार्ट करके क्या टूल्स चाहिए, टूल्स से मुराद ये है कि पीछे जो एल्गोरिदम है बेस्ट कौन से हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। और हम्म जो लाइब्रेरीज हैं जैसे कि कैराज, वो तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो अब हम्म। आपके जो है ना गाइडेंस में हम कर ही रहे हैं। तो फिर एक्सजी बूस्ट भी लेटर ऑन वो भी देखा जा सकता है, पहले तो चले एक को हम कर लेना, ग्रिप कर लें। अच्छा, उसमें उसमें आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास होता है ना थोड़ा लिमिटेड टाइम और लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है। जी जी। तो लेकिन लेकिन ये हो सकता है कि जब आप डीप लर्निंग कर रहे होंगे, अब डाटा की फेमिलियरिटी आपके साथ हो गई, डीप लर्निंग आप कर लेंगे, मॉडल्स के बारे में नॉलेज आ जाएगी, उसकी वर्किंग के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर अब ये होता है कि आप इसमें अब और कितने एफर्ट्स डालते हैं कि चलिए यार, आपको लगता है कि एसजी बूस्ट भी मुझे करना चाहिए। ठीक है, जी जी। आप मुझे बताएं, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है। सही। और कोई चीज लर्निंग के लिए चाहिए, सारी चीज चाहिए, आप मुझे बताएं, आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन वो उस डायरेक्शन में जब हमें जाना पड़ेगा ना, मल्टी एल्गोरिदम्स की तरफ, तो वो उसमें स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना एफर्ट जो है ना खुद डालें, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि हम एग्जीक्यूट भी करें यहाँ पर, एग्जैक्टली, टेस्ट सपोर्ट वेक्टर एग्जैक्टली। मशीन भी करें इसमें और भी सारी सर वो चीजें मैंने करें। सोचा है, मैं जो है ना एक जैसे कोई एक नाइव किस्म की थिंकिंग या एक बेसिक लेवल की थिंकिंग वो ये है कि क्या एक ग्रुप स्टेब्लिश कर लिया जाए, और जहर कि हम्म। इस क्लास के अंदर तो नहीं, उसके लिए कोई वो भी वीकली या बाई वीकली एक मीटिंग हो जाए करे, एक ये भाई हो देखें, सकता है। मैं ये कहता हूँ कि आप तो जो है ना, आप हर पिछली क्लास में भी शायद मैंने ये कहा था, आपकी क्लास थी या संडे की थी, कि अपने अपने सिटी अपने ग्रुप में पोस्ट करें, जितने भी चैनल ग्रुप हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से कितने लोग हैं, पिशावर से कितने लोग हैं, कराची से कितने लोग हैं, अपना अपना मीटअप करें, वीक में एक आध दिन 2 दिन मीटअप करें, कहीं बैठे मिलके,
प्लान करें कि करना क्या है, नेटवर्किंग जरा सी बढ़ाए, ठीक है। सही प्लस जो है, और अगर मीटअप नहीं हो सकता तो एटलीस्ट जूम पे तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो जूम सकता पे है सर। मीटअप कर लें कि बीच आप एक जो है ना वो बना लें, ग्रुप बना के जो है ना वो करें, स्टडी करें और उसको जो है ना वो पढ़ें पढ़ाएं, कुछ एक्टिविटी नजर आए, करंट नजर आए, ठीक है ना। लेकिन नहीं सर, जैसे मैंने स्टार्ट जिससे किया था वो कमेंट नोटवर्दी था, जैसे कि पीआई एआईसी ने खुद से बूट कैंप के बारे में इनिशिएटिव लिया है। हम्म। मैं ये समझता हूँ क्योंकि जैसे कि अब इसी चैप्टर में मेंशन किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज के वो बकायदा वर्किंग प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो ग्रुप बनाए हुए हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, दे आर विनिंग दिस एंड दे आर लीडिंग दिस। एक्चुअली जो हम्म। है ना पॉइंट ये होता है स्टूडेंट्स का, देखें वो ये होता है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लूज कर सकते हैं। जैसे बूट कैंप है उसमें जो करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं। ये हम्म। तब तक मुझे पॉसिबल नहीं लगता, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसमें एक या दो इंस्पायर भी होंगे, लेकिन इसमें एक सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये एक ये है। इसके अलावा आपको पता है कि इसके लिए अगर जब इस लेवल के कंपटीशन पे जाना है, रिसोर्सेज का भी आ जाएगा। जैसे कि जीपीयू, अब इस हम्म। जीपीयू वाला जो पीसी वो लेंगे तो अब जाहिर है कि वो कोई 2 2.5 लाख 3 लाख से कम की मशीन नहीं आएगी, नॉर्मल हमारी मशीन सही। काम नहीं करेंगी जब हमने सही। करना है। तो इसमें हम्म। मल्टीपल चीजें हैं कि जो जिसमें एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, जैसे हम इस पे इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो इन चीजों पे भी जो पीआई एआईसी की तरफ से इनिशियल एक ग्रुप होना चाहिए। अब जो विलिंग और जिस हद तक वो कमिटमेंट शो करना चाहेगा वो करता, जैसे कि बूट कैंप में कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इट शुड कम फ्रॉम, जो है ना मेरी सजेशन है, जो आपके थ्रू जो है ना मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा, तो मेरे ठीक ख्याल है, में मैं अगर आपकी से बात समझ गया, मैं हम आपकी बात समझ गया, लेकिन देखिए उसमें मैं आपको बहुत ट्रूली स्पीकिंग ये बात स्टूडेंट्स को जो है ना अच्छा भी नहीं लगेगा, और कि हमारे यहाँ भी हो क्या रहा है। देखिए ये क्लास में, आपकी क्लास में 540 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेटेड, जिसमें जी से बिल्कुल इस वक्त 11:34 पे 90 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, अफसोसनाक है, ठीक ये है। हमारे पार्ट पे ठीक है ना, अफसोसनाक है। ये 15-16% जो है ना वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये 15-16 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसमें से भी मैं सब कहता हूँ 50% माइनस कर दें जो वीक में इसके ऊपर मेहनत कर रहे होंगे, ठीक सही है। कह रहे हैं एक 50% लोगों ने भी दोबारा इसको जो है ना वीक में नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप। क्या होता है कि ये अब मुझे भी नजर आ रहा है और मैनेजमेंट को भी नजर आ रहा है कि ये पार्टिसिपेशन है। ऐसे में अब वो मैनेजमेंट जो है ना वो क्या डिसीजन लेगा यार, इनको और हम किस तरफ डालें। अगर हम्म, अब उसमें ये हो सकता है कि हाँ बहुत सारे मिलके जो है ना इस चीज की डिमांड कर रहे हो, ग्रुप्स के ऊपर नजर आ रहा हो कि ये डिस्कशन चल रहा है उसका, तो फिर मुझे भी शौक पैदा होगा, नहीं यार इनको कराना चाहिए, इन्हें हमें इनको साथ शामिल होना चाहिए। मैनेजमेंट भी मजबूर होगी, नहीं कोई ऐसा जो है वो इनिशिएटिव जो है वो लिया जाए, लेकिन उसके लिए जो है ना वो प्रेशर बिल्टअप और शौक और इंथुसिज्म और विलिंगनेस और ईयरनेस जो है ना वो स्टूडेंट के ना नजर आनी चाहिए। वो ट्रू। जो है ना वो मुश्किल से नजर आ रही है। और फिर बात यह है कि जब वो रेगुलर कोर्स नहीं पढ़ रहे तो फिर वो एडवांस लेवल पे पार्टिसिपेशन के लिए जो है ना इनिशिएटिव लेना, उसमें ज़्यादा टीचर्स को असाइन करना पड़ेगा, उसे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, उसमें कॉस्ट आती है सारी चीज़ों की। लेकिन वो बिल्कुल सही। अब वो उस पे उसको मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए आप सबको मिलके जो है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है ना अपना वर्कआउट जो है वो शो करना पड़ेगा कि जी जो है ना इस चीज को करें या ये करें, हमें इसमें हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, हम एक उसमें कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप बनाए, हमारी उसमें जो है ना गाइडलाइंस दी जाए, सारी चीजें की जाए, बूट कैंप की तरफ पे कर ली जाए, कैसे कर लिया जाए। लेकिन फिर इन द एंड बात वही आती है कि स्टूडेंट कितना विलिंग है इस चीज के लिए। ये जो 540 कह रहे हैं ये 6 बैचेस में डिवाइड होके 90 एवरेज बनता है ना पर क्लास? नहीं 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 भाई, नहीं 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 किस नहीं सेशन नहीं, के? ये 3,000 बच्चे हैं जो 6 क्लासों में डिवाइड है। ओह माय गॉड, ओके। ओहो। ये अच्छा सर, एक आप और था वो रिलेटेड टू दिस चैप्टर था। चले ये तो पॉइंट वेल अंडरस्टूड एंड वेल वेल नोटेड, लेकिन ये कि स्टिल जो है ना कि इस पे अभी देखा जा, क्योंकि बूट कैंप में इस पे फिर एक काउंटर आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि बूट कैंप पे भी यही है कि वो भी ऐसे इनिशिएटिव है, ओके हु एवर वो तो इनकरेज कर रहे हैं कि जितने भी हैं 2,000 है 3,000 है दे आल शुड पार्टिसिपेट, लेकिन कितने कर रहे हम्म। होंगे वो हो सकता है 2 या 3% हो। इस वजह हम्म। से हम ऑल टुगेदर, क्योंकि पर्पस जो पीआई एआईसी का ये था कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसे जो है बैजेस निकाले जाएं कि जो कि पाकिस्तान को भी पर्सनली भी उनको बेनिफिट हो, पाकिस्तान को बेनिफिट हो, ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। तो अगर उस विजन को सामने रखा जाए तो ये चीजें बेशक ये है, लेकिन एक जैसे आटे में नमक के बराबर ही सही है।
तो हम्म। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, जो आप भी समझते हैं कि जो हैं वो एफर्ट कर भी रहे हैं, मैं बट यही देयर तो आर कह रहा हूँ कि वो बात ये है कि उस जैसे आपने अभी मुझसे बात की है, अभी आप फॉरम पे भी पोस्ट करें, इस तरह की रिक्वायरमेंट पोस्ट करें, मैनेजमेंट को टैग करें ताकि उनको पता चले क्या कर मैं भी जो है ना ठीक है सर, वो उस पर जो है ना कमेंट करूँ या उनसे पर्सनल में जो है ना बात करूँ। ठीक है सर, ठीक है, ये तो ऐसा ही इस है। तरह करें। अच्छा सर, अब इसमें जब ये बता रहे हैं कि क्योंकि ये भी जो ऑटोमेटिक नहीं होती, जो है ना कि इंट्यूटिव वे में लर्न नहीं करता उस तरह से, ये भी प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं या स्पेस होती है जिसके अंदर, जिसे हाइपोथेसिस स्पेस कहते हैं, जो है न्यूरल नेटवर्क्स उस पे वर्क कर रहे होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या, यानी कि क्योंकि ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ है जो है, तो उसके साथ भी हम प्ले कर सकते हैं। ये प्री मेच्योर क्वेश्चन है, मुझे पता है कि लेटर ऑन ये होगा कि शायद हमें पता लग जाए हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जैसे कि प्री में होगा कि बैक प्रोपगेशन का डाला हुआ है, लेटर ऑन हमें पता लगता है कोई इससे बेहतर भी एल्गोरिदम है, फर्ज करें लेटर ऑन वी कम अप विद जो है ना कि कोई हम में से कोई आता है या कोई और आता है, तो क्या हम उस प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो है स्पेस, हाइपोथेसिस स्पेस है, उसके अंदर वो वाला डाल के तो उसको भी एक्टिवेट करा सकते हैं? अच्छा, इसमें इसमें दो बातें हैं, ठीक है। ये काम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो हम बात बात कर रहे हैं कि हम इसके हाइपोथेसिस स्पेस को बढ़ा दें, ठीक है ना, ये काम है प्योर एल्गोरिदम लेवल पे, जी जी ठीक है ना, कि आप एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर रहे हैं या उसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जी अच्छा, जी इस काम के लिए जो है ना वो ज्यादातर काम जो है ना ये रिसर्च एरिया में जो है ना एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव किया जाता है, और जिसके अंदर जो है ना बड़ी हाईली जो है ना स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, हमें जो उन्होंने यहाँ काम दिया हुआ है वो काम क्या है, वो हमारे पास बिल्कुल ही हायर लेवल का है। हायर लेवल से मुराद ये है कि इसमें हमारे पास जो है ना वो डिफाइंड चीजें बना दी गई हैं, हमें उनको सिर्फ कस्टमाइज करना है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, करने के ठीक लिए, है। right. हमें हम सिर्फ हम आप देखेंगे कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ हम चीजों को जो है ना वो कॉल आउट कर रहे हैं, अपने पास जो है ना पिन अप करते जा रहे हैं, और हमारा जो है ना एक मॉडल जो है ना स्ट्रक्चर खड़ा हो जा रहा है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमारा काम जो है ना वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। राइट राइट अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं जी, ये जो जो ऑप्टिमाइजर है या दूसरी किस्म के ऑप्टिमाइजर है यार, मैं इस ऑप्टिमाइजर को इम्प्रूव करूं, तो फिर वो एक ऑप्टिमाइजर के ऊपर हमें बैठ के रिसर्च करनी पड़ेगी, उसकी सारी मैथमेटिक्स को पहले समझना पड़ेगा, फिर नया उसमें क्या करना है, उसमें क्या जो है ना वो मैथमेटिक्स लगेगी, ये ज़ाहिर है इसमें एक एक एल्गोरिदम के ऊपर जो है ना वो सालों लग जाते हैं इम्प्रूव करने में, एग्जैक्टली पूरे है ना। ग्रुप्स होते तो हाँ, तो ये चलता है सिलसिला, लेकिन डूएबल है, हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जो आगे जो है ना इस एरिया में रिसर्च को परस्यू करें, तो माइट बी कि वो किसी एल्गोरिदम पर काम करें, कोई नया एल्गोरिदम बना ले, किसी पुराने एल्गोरिदम को जो है ना इम्प्रूव कर दें, जिससे एक्यूरेसी हैं। रिजल्ट जो है वो अच्छी आ जाए, क्योंकि डीप लर्निंग का एडवेंट भी इसी तरह हुआ कि जो मशीन लर्निंग स्टक हो गई थी, तो जी बहुत जी सारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे वो डीप लर्निंग को ले आए, उन्होंने इन्वेंट कर ली, और आप देखेंगे रिजल्ट्स जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये सारा तो जो है ना वो वही बात है, जितना गौर व फिक्र करते जाएंगे उतना जो है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन डूएबल है, डूएबल है, जो आप बात कर रहे हैं वो हो सकती है। राइट राइट, सिर्फ सर ये देना सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई एम डन। अच्छा जी, हम यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो है ना हमारे पास, मैंने कोशिश की थी छोटी छोटी सी एग्जांपल देके इस पैराडाइम को समझाने की कि हमारे पास जो है ना वो क्या सिलसिला जो है वो चल रहा होता है, कि क्लासिकल अप्रोच और जो मशीन लर्निंग अप्रोच है वो क्या चीज़ है, उसमें हम क्या चीज़ गेट कर रहे होते हैं, और फिर उसको किस तरह हम नए डाटा पे वो रूल अप्लाई करके रिजल्ट जो है उससे मांग रहे होते हैं। ये कहते हैं मशीन लर्निंग सिस्टम ट्रेन रादर देन एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है। ये हमेशा जो है वो ट्रेन होता है, अभी ये एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं होता। इट्स प्रेजेंटेड मैनी एग्जांपल्स। अब ये पूरा वही फलसफा बता रहा है कि बहुत सारी एग्जांपल्स हम डाटा की और उसके आंसर की देते हैं, वो उसमें क्या करता है, वो उसमें स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर्स जो है ना वो फाइंड आउट करता है, ठीक है, और इवेंचुअली अलाउज द सिस्टम टू कम अप विद द रूल फॉर ऑटोमेटिंग द टास्क, और इवेंचुअली वो उस रूल पे पहुंच जाता है, निकाल लेता है वो रूल्स, वो रूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिससे वो टास्क ऑटोमेट हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, इफ यू विश टू ऑटोमेट द टास्क ऑफ टैगिंग योर वैकेशन पिक्चर्स, अगर आप एक करना चाह रहे हैं वैकेशन की पिक्चर्स टैग करना चाह रहे हैं, यू कुड प्रेजेंट अ मशीन लर्निंग सिस्टम विद मैनी एग्जांपल्स ऑफ पिक्चर्स ऑलरेडी टैग्ड बाय ह्यूमंस,
तो हम डाटा तैयार करेंगे कि पहले उसे दिखाने के लिए जो हमने खुद एनोटेट किया होगा, उस पर लेबल्स लगाए होंगे, and the system could learn statistical rules for associating specific pictures of specific tasks, और उससे जो है ना वो क्या करेगा, कर लेगा। अच्छा, अब ये वाली जो इन्होंने मिसाल दी है, ये हम गूगल की फोटोज के अंदर जो है ना वो बार बार देख रहे होते हैं कि भाई गूगल फोटोज में हम, क्योंकि गूगल फोटोज में फोटोज अपलोड कर रहे होते हैं तो हमने कोई टैग नहीं लगाया होता, लेकिन गूगल ने अपना मॉडल जो ट्रेन किया वो उस तस्वीर को स्टैटिस्टिकली रीड करता है, पिक्सल्स को रीड करता है और खुद ही जो है ना वो गैस कर लेता है कि जिस तस्वीर की पिक्चर जो है ना किस बारे में है या इसका टैग जो है वो क्या होना चाहिए। तो फिर आप टैग से तस्वीर सर्च करते हैं और जो है ना वो आपको जो है रिजल्ट जो है वो आ रहे होते हैं। किया है किसी ने एक्सपेरिमेंट, इसको चेक किया है? लाइक चलो मैं ही दिखा दूं आपको फोटोज। अब ये मेरे पास जो है बहुत सारी जो है वो फोटोज हैं, ठीक है, जो इसको मैंने जब अपलोड किया हुआ है तो ये किसी भी तरह जो है वो टैग नहीं है, मैंने इस पर कोई जो है ना टैगिंग नहीं की हुई, ठीक है, कोई टैगिंग नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पर सर मैं किसी, जी जी सर ये जो आप टैगिंग का बता रहे काम, ये मैंने किया हुआ है इसके साथ, गूगल फोटोज के साथ। नहीं, अपना टैगर बनाया हुआ है या सिर्फ अप्लाई वो चेक किया हुआ उसको? चेक किया हुआ है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मैं बात करता हूँ आपसे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई कोई जो है ना इस किस्म की तस्वीरें ले आओ, चलो मैं ये सर्च कर लेता हूँ, मैंने कहा भाई ये तस्वीर जो है ना ये पिक्चर्स ले आओ। अच्छा, ये मैंने वहाँ लिख के नहीं लगाया हुआ, लेकिन मॉडल ट्रेन हुआ उसने उन पिक्चर्स को रीड किया हुआ है, रीड करने के बाद उसने टैग भी खुद ही कर दिया है। जो भी तस्वीर अपलोड हो रही है गूगल का सिस्टम सारी तस्वीरों को क्लासिफाई करके डालता जा रहा है, उस पर टैग्स लगा के डालता जा रहा है। अब मैंने ये टैग्स लगा के जो है ना वो सर्चिंग करना शुरू करी, आप देखेंगे वो बिल्कुल सही तस्वीरें जो है ना वो लेके आ रहा है, किड्स और गार्डन उस कीवर्ड्स को समझ रहा है और जाके उनमें से ढूंढ रहा है। खूबसूरत बात यह है कि मैंने यहाँ तस्वीर पे कहीं नहीं लिखा है, वो तस्वीर को रीड कर रहा है, वो देख रहा है इंसानी आंख की तरह, मिमिक कर रहा है कि भाई ये ग्रास नजर आ रही है, फूल नजर आ रहे हैं, सारी चीजें, तो ये क्या हो सकता है, गार्डन हो सकता है, और ये जो फेस नजर आ रहा है ये बच्चे का फेस है। तो ये जो है ना काम जो है ना, अब गूगल का मॉडल जो है वो इतना ज्यादा जो है वो ट्रेन इस पे हुआ है। तो लेकिन वो बिल्कुल क्या करता है, स्टैटिस्टिकल रूल्स जो है ना उस पे काम कर रहा होता है। ये किसी भी तरह से जो है ना, जिस तरह हम लोग किसी तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी वैसा नहीं है, टोटल मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल है। सर इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? किसकी? गूगल वाले की? जी सर। गूगल की एक्यूरेसी तो बहुत जबरदस्त है, आपने देख लिया अपने जी सामने सर। कि बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी। हम भी बनाएंगे अपना टैगर, हम भी अपनी तस्वीर को टैग कर सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरें देंगे, पहले उसे सिखाएंगे। लेकिन गूगल का मॉडल जो है उसके पास इतनी तस्वीरें हैं, इतनी तस्वीरें, अरबों खरबों तस्वीरें हैं कि उसने दुनिया की तकरीबन चीजों को कवर अप कर लिया मॉडल ने, उसको ट्रेन कर लिया है। यानी अगर मैं आप उसको यूं समझाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इस बात पे अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं कि यार ये जो है ना वो ह्यूमन है या एनिमल है, तो इसके लिए ही सिर्फ इन दो चीजों पे ये दो टैग कर दे भाई, ये जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये ह्यूमन है या एनिमल है, इसके लिए ही मुझे कोई 10-15 हजार तस्वीरें चाहिए होंगी। इसे दो क्लासेस हैं, ठीक है, और गूगल ने हर चीज पे ट्रेन कर लिया है, तो उस नंबर ऑफ क्लासेस ही मिलियंस में चली गई, और उसके लिए ट्रेनिंग के लिए डाटा ही जो है ना वो मिलियंस मल्टीप्लाई बाय मिलियंस जो है ना उतना डाटा बेच रहा है। उनके पास डाटा है तो उन्होंने मॉडल तैयार कर लिया, मशीनरीज है, रिसोर्स है उनके पास हो गए। हम ऐसा करेंगे, हम 2-3 क्लासेस के ऊपर जो है ना एटलीस्ट ट्रेन कर सकेंगे कि 8-10 तस्वीरें हैं उनमें से भाई ये बता सके कि ये क्या चीज है। अच्छा जी, although machine learning only started to flourish in 1900s, it has quickly become most popular and the most successful for AI trend driven by the availability faster hardware, larger data sets. Machine learning is tightly related to mathematical statistics, but it differs from statistics in several important ways.
कि इसमें इन्वॉल्व होती है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, लेकिन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स इसको नहीं कह सकते, ठीक है ना। बहुत आगे जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा यार इसमें तो फिलॉसफी भी जो है ना पूरी इन्वॉल्व होती है, सारी चीजें होती है। अनलाइक स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग टेंड्स टू डील विद लार्ज कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स। अब स्टैटिस्टिक्स हम जो है ना आमतौर पे बहुत बड़े डाटा सेट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन मशीन लर्निंग जो है वो डील विद लार्ज कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या होता है, ज्यादातर सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। such as data sets of millions of images, each consists of tens of thousands of pixels. Millions images हैं और लाखों पिक्सल जो है ना वो इमेजेस के अंदर जो है ना, या हजारों पिक्सल जो है ना एक इमेज के अंदर जो है ना हो सकते हैं। होता क्या है, लर्निंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाटा। डाटा से क्या क्या चीजें होती है, देखिए कहते हैं अभी मशीन लर्निंग करने के लिए हमें कितने चीजों की जरूरत है, पहले ये बात करते हैं। तो डिफाइन डीप लर्निंग, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड अदर मशीन लर्निंग अप्रोचेस। डीप लर्निंग और दूसरी मशीन लर्निंग अप्रोचेस में फर्क समझने के लिए फर्स्ट वी नीड सम आइडिया ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डू। एक हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स करते क्या है। आई जस्ट स्टडीड मशीन लर्निंग डिस्कवर्स रूल्स। मशीन लर्निंग रूल निकालती टू एग्जीक्यूट अ डाटा प्रोसेसिंग टास्क। अब वो रूल निकालने के लिए क्या क्या चीजें होती है, इनपुट डाटा चाहिए होता है, इनपुट डाटा पॉइंट्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर टास्क स्पीच रिकॉग्निशन का है, दीज डाटा पॉइंट्स कुड बी साउंड फाइल्स ऑफ पीपल स्पीकिंग, अगर हमने स्पीच रिकॉग्निशन करनी है। इफ द टास्क इज इमेज टैगिंग देन दिस कुड बी पिक्चर्स। उस इनपुट के साथ साथ हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बताना होता है, यानी आंसर्स भी देने होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ के आए। स्पीच रिकॉग्निशन टास्क में दिस कुड बी ह्यूमन जनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ साउंड फाइल्स। स्पीच रिकॉग्निशन के लिए ये ह्यूमन जनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट फाइल्स हो सकती हैं। ये अगर किसी की आवाज आ रही तो बंदे का नाम लिखा कि मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज है, डॉग की आवाज है, कैट की आवाज है, ये ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में होंगी उसके लेबल, ठीक है। ये स्पीच की फॉर्म में साउंड फाइल्स है और ये ट्रांसक्रिप्ट होंगे, रिटर्न होंगे। इन एन इमेज टास्क एक्सपेक्टेड आउटपुट कुड बी टैग्स। इमेज के टास्क में हो सकता है कि ये आउटपुट जो है वो टैग लगा हुआ हो, डॉग और कैट एंड सो ऑन। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अ वे टू मेजर वेदर द एल्गोरिथम इज डूइंग अ गुड जॉब। कोई ऐसा तरीका हमें निकालना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता हमें चाहिए, एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में लास्ट क्लास में किया था, उसके अंदर हमने कॉस्ट फंक्शन बनाया था, रूट मीन स्क्वायर यूज किया था, जो हमें बता रहा था कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो एक्चुअल से कितनी दूर आ रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कम आ रहा है। So this is necessary in order to determine the distance between the algorithm's current output, algorithm का current output क्या है, and the expected output, और expected output क्या है, उनमें difference कितना है। The measurement is used as the feedback signal. अब जो रिजल्ट आता है वो फीडबैक सिग्नल होता है एल्गोरिथम के लिए कि रिजल्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, तो ये फीडबैक एल्गोरिथम को वापस जाता है कि भाई देयर इज अ बिग डिफरेंस, आप अपने आप को और ट्रेन करो टू एडजस्ट द वे एल्गोरिथम वर्क्स। एल्गोरिथम अपने काम को, अपने तरीके को एडजस्ट करता है ताकि ये डिफरेंस कम हो सके, यानी अपने आप को रीट्रेन करता है। दिस एडजस्टमेंट स्टेप इज व्हाट वी कॉल लर्निंग। यही वो लर्निंग है जो फीडबैक के ऊपर वो कर रहा होता है और उस वक्त तक करता रहता है, कोशिश करता रहता है जब तक कि हमारे पास जो डिफरेंस है ओरिजिनल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट में वो कम से कम ना हो जाए। समझ में आती है बात? कोई सवाल इसमें? सर यानी हमें डिफरेंस जो है वो मिनिमम करना होता है ना? एग्जैक्टली सही से। अच्छा जी। ठीक है, इसको अभी जा रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा इस पैराग्राफ को भी, ये डेटा ट्रांसफॉर्म वगैरह होता है। अब ये इस मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर चले मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट डाटा को। अच्छा, वो हो क्या रहा है,
हम ये समझिए, हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई वो किस तरह, यानी मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, किसी भी चीज की जो है ना, मेरे पास एक इमेज, ये एक इमेज है, बेसिकली ये क्या है, ये पिक्सल्स है, ठीक है, बेसिकली ये पिक्सल्स है, उनमें नंबर हैं, कलर्स के नंबर हैं, लाइक दिस, ये मुझे नजर आ रही है इमेज, ये इमेज नजर आ रही है, ये इस जो बॉक्स बने हुए हैं, दीज बॉक्स आर पिक्सल्स, और पिक्सल्स के अगेंस्ट जो है वो क्या है हमारे पास, नंबर्स लिखे हैं, लाइक दिस, ये इमेज आप देखिए, ये हर एक सेल में जो कलर है उसकी कलर वैल्यू। अब आप इमेजिन करें कि हमारे पास जो है इस कलर वाले केस के अंदर क्या हो रहा है जी, कलर वाले केस के अंदर जो है जब हम पिक्चर उसे दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो हमारी तरह नहीं देख रहा पिक्चर को कि भाई ये डॉग नजर आ रहा है, उसको सिस्टम को क्या पता, सिस्टम को तो ये पता है कि ये नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं। अब वो डॉग की जो इमेज है, ठीक है ना, उसकी जो शेप है, उसके जो एजेस बन रहे हैं, वो उसको लर्न करता है, उन नंबर्स के दरमियान जो है ना स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स जो है ना वो लर्न करता है, जो बहुत ही मुश्किल काम लगता है, ठीक है। और फिर हम बाद में देखेंगे कि नंबर भी इस तरह नहीं जाते कि आपने एक ब्लॉक बना के डाले, स्ट्रेट एक लीनियर एरे की फॉर्म में नंबर जा रहे हैं, वो हर दूसरे नंबर के दरमियान जो है ना वो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप निकाल रहा है। तो मुझे ख्याल में तो ये बहुत ही टफ जॉब जो है नजर आती है, कैसे चलता है एल्गोरिथम, कमाल है भी, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करता है, उन डाटा को वो थोड़ा सा आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करता डायरेक्ट घुस जाता है, बल्कि वो कोशिश करता है कि मीनिंगफुली डाटा के अंदर डाटा के अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाई जाए, जिससे कुछ मीनिंग निकल सके, ठीक है। अ प्रोसेस दैट लर्न फ्रॉम द एक्सपोजर टू नॉन एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। क्या करता है, ये कैसा प्रोसेस, एक्सपोजर जब उसे मिलता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, तो वो काम कर रहा होता है। अच्छा, अब मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है, देखिए ये चीज यहाँ सब लोग एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि ये कहता है लेट्स मेक दिस कंक्रीट, कंसिडर एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड सम पॉइंट्स प्रेजेंटेड बाय देयर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई सिस्टम। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब कुछ पॉइंट ब्लैक हैं, कुछ पॉइंट व्हाइट हैं। अब मुझे ये डाटा नजर आ रहा है, बिल्कुल आप मशीन लर्निंग की तरफ सोचिए, मशीन लर्निंग को रूल निकालना है। रूल क्या है कि इफ आई गिव यू अ पॉइंट, मैं अगर आपको एक पॉइंट दूं और आपने वो पॉइंट यहाँ प्लेस करना हो, अब वो पॉइंट ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, ये ब्लैक और व्हाइट किसी वजह से है, वो वजह हमें मालूम नहीं है डाटा के अंदर कि यार वो रीजन क्या है, वो रूल क्या है जिसकी बिहाफ पे हम किसी पॉइंट को ब्लैक या व्हाइट कर रहे हैं, हमें तो नहीं मालूम, हमारे सामने तो बस डाटा आ गया, ठीक है। अब मशीन लर्निंग को भी नहीं मालूम होता कि क्या है, मशीन लर्निंग फिर इनके दरमियान जो है ना डाटा को मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्म करता है अपने हिसाब से, हमें नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद उनके स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को लर्न करके मैथमेटिक्स लगा कुछ करके कुछ ना कुछ जेन्युइन किस्म का जो है ना वो पैटर्न निकाल के ले आता है हमारे पास। तो ये बता रहे हैं आपको, इनपुट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं आपको, उसके आप प्लॉट करते जा रहे हैं। तो ये यही तीन चीजें हैं जो यहाँ बात की, इनपुट डाटा पॉइंट, एग्जाम्पल्स और अ वे टू मेजर एल्गोरिथम, तीनों बातें यहाँ कर रहे हैं। तो इस केस में इनपुट्स क्या है, डाटा कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है उनका कि कलर कैसा होगा, और तीसरी बात क्या, अ वे टू मेजर वेयर एल्गोरिथम इज डूइंग अ गुड जॉब, और इट कुड बी फॉर इंस्टेंस द परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स दैट आर बीइंग करेक्टली क्लासिफाइड, कितने पॉइंट्स जो हैं वो सही क्लासिफाई कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं व्हाट वी नीड हियर इज द न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डाटा दैट क्लीनली सेपरेट्स द व्हाइट पॉइंट फ्रॉम द ब्लैक पॉइंट। न्यू रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर ट्रांसफॉर्मेशन वी कुड यूज अमंग मेनी अदर पॉसिबिलिटीज, देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो एक पॉसिबिलिटी ये है वी कुड कोऑर्डिनेट चेंज, हम इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दें, लाइक दिस, ये रॉ डाटा का इसका कोऑर्डिनेट जो है हमने शिफ्ट कर दिया, ये जो ग्रे हो गए पुराने कोऑर्डिनेट से हमने अपने कोऑर्डिनेट्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया। जब कोऑर्डिनेट्स को, अच्छा ये हम कर रहे हैं ना अभी, ये बेसिकली मशीन भी जरूरी नहीं कि इस तरह कर रही हो, लेकिन हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मशीन भी ऐसे ही कर रही हो, लेकिन फॉर हम अभी इस वक्त अपने आप को मशीन समझ रहे हैं, तो हम उस तरह कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट को क्या करा जी, शिफ्ट किया और उसको सीधा किया,
तो अब हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आ गई, बेटर रिप्रेजेंटेशन आ गई डेटा की, जिससे मैं कुछ कह सकता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में coordinates of our points can be said to have a new representation of data, and it's a good one. With this representation, the black and white classification problem can be expressed as a simple rule. अब वो रूल आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। वो क्या है? Black points are such points that are in which x is less than 0. हर वो पॉइंट जिसके अंदर x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, वो ब्लैक होगा। अब आप किसी भी पॉइंट पे नजर डाल लें कि इस रिप्रेजेंटेशन के साथ जितने वाइट आए हैं इस तरफ, उन सब में x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है और ब्लैक के अंदर जो है वो ग्रेटर देन 0। अब ये रूल जब निकाल लिया, अब मैं जैसे ही आपको दूंगा कि एक पॉइंट रखना है प्लेन के ऊपर, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे उसका x जो है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, और उसको ब्लैक या व्हाइट क्लासिफाई कर देंगे। तो इस तरह जो है ना, ये एक छोटी सी एग्जांपल से जो है इन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह ये काम जो है वो हो जाता है। अच्छा, अब क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर एंड यूजुअली क्रिएटिव इन फाइंडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो आमतौर पे इतने क्रिएटिव नहीं होते कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करें। दे आर मेयरली सर्चिंग थ्रू अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड हाइपोथेसिस स्पेस। एल्गोरिथम खुद क्या है? एल्गोरिथम खुद भी तो एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, ठीक है, और एक सर्टेन हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर जो है ना वो एक प्लेन के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। उसकी भी एक लिमिटेशन होती है जिसके अंदर वो काम जो है वो ढूंढ रहा होता है। अच्छा सर, यस, एल्गोरिदम डिफाइन कर दें। एल्गोरिथम क्या चीज होती है? यस सर। देखो, एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम यूं समझ लें जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हैं ना, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा है कोडिंग के अंदर, तो वो प्रोग्राम है, और उसी प्रोग्राम को अगर आप वर्डिंग में लिख लें जो कोई भी पढ़ सके उसको आराम से, उसमें कोई लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज इस्तेमाल ना हो, वो एल्गोरिथम है। वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार एक एल्गोरिथम बना के दे रहा हूँ आपको कि ये क्या करेगा भाई, ये कोई ऐसा काम करेगा। ये सिंपल हम पाइथन की बात कर लेते हैं कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, कोई टेबल जनरेट करेगा। अब टेबल जनरेट करने के एल्गोरिथम क्या होगा भाई? एक पहला स्टेप ऑफ एल्गोरिथम, एक फॉर लूप चलेगा, दूसरा स्टेप ऑफ एल्गोरिथम, दूसरा फॉर लूप चलेगा, तीसरा स्टेप ऑफ एल्गोरिथम क्या होगा भाई कि जो पहले दूसरा लूप चला है उसको पहले लूप में आने वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाएं। इस तरह ये स्टेप्स हैं। ये मैं आपको लिख के दे दूंगा पेपर पर, एल्गोरिथम है, आप इसको कोडिंग में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो ये आपके पास क्या है, एक पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, यानी वो Yes, उसको sir. क्या कहते हैं, सूडो कोडिंग कहते हैं। सूडो कोडिंग कि बेसिकली वो कोडिंग भी नहीं होती और कोडिंग की तरह होती। सो दैट्स व्हाट मशीन लर्निंग इज टेक्निकली सर्चिंग। अब यहाँ पर समरी कर दी उसने पूरी बात। मशीन लर्निंग क्या है टेक्निकली? सर्चिंग फॉर यूजफुल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सम इनपुट डाटा with a predefined space of possibilities। ठीक है, predefined space of possibilities के एक possible space में using guidance from feedback signal। अगर गलत है तो feedback signal को guide करेगा कि भी दोबारा learn करो। This simple idea allows for solving a remarkably broad range of intellectual tasks। इस simple idea से जो है ना वो बहुत ज्यादा पैमाने पर जो है ना जो इंटेलेक्चुअल टास्क हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिसमें ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, उस तरह के टास्क जो है वो परफॉर्म होते हैं, सॉल्व होते हैं। फ्रॉम स्पीच रिकॉग्निशन टू ऑटोनोमस कार ड्राइविंग। वो स्पीच रिकॉग्निशन भी हो सकता है और ऑटोनोमस ड्राइवरलेस कार्स भी हो सकती है। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय लर्निंग, लेट्स टू लुक व्हाट मेक्स डीप लर्निंग स्पेशल। डीप लर्निंग सर जस्ट सर ये जो प्री डिफाइन
ऑपरेशन का बताया हुआ है, इसका क्या मतलब है? जिस तरह हमने लास्ट क्लास में वो एक y इज इक्वल टू mx प्लस c किया था, हम उसको कह सकते हैं? हाँ, वो एक देखो, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटीज जो है ना, वो अगर अनलिमिटेड हो जाएंगी ना एल्गोरिदम के लिए, तो एल्गोरिदम तो पागल हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज जो है ना, जैसे मैं कैट एंड डॉग को जो है ना क्लासिफाई करा रहा हूँ, ठीक है, वो मॉडल सही। जो है वो कैट एंड डॉग, इसकी प्री डिफाइंड स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये इन दो एनिमल्स को क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा। अच्छा, ये प्री डिफाइंड स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी जो है वो 10 एनिमल भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर जो है ना वो आप दुनिया के सारे एनिमल्स के लिए बनाना शुरू कर दें, ठीक है, और इतना बढ़ा दें, सही। तो फिर मॉडल के लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक सही। लिमिटेड स्पेस के अंदर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसमें जो है ना वो पढ़ेंगे भी आगे, और मैं आपको भी यहाँ भी हिंट देता हूँ कि हम मशीन लर्निंग से, या हमने इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा होगा कि मशीन लर्निंग के अंदर हम ये कोशिश नहीं करते कि बहुत बड़े बड़े टास्क इंटेलेक्चुअल सॉल्व करें, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, या मशीन लर्निंग भी क्या काम करती है, कामयाब होती है कि बहुत छोटे छोटे वन वर्ड टास्क जो है ना वो करना शुरू कर दे। जिस तरह मैंने शायद कभी एग्जांपल दी हो कि वो ईमेल्स आती हैं, ईमेल क्लासिफाई हो जाती हैं कि ये ईमेल स्पैम है, ये ईमेल जो है ना इधर की इस फोल्डर में जाएगी, ईमेल इस फोल्डर में जाएगी, ये ईमेल जो है ना वो सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स वालों को फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन अब आप बोले नहीं, ईमेल आ भी जाए और उसका रेस्पॉन्स भी पूरा का पूरा टाइप हो जाए और बिल्कुल रेलिवेंट चला भी जाए, ये अभी पॉसिबल नहीं है, ये अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर इस पॉसिबिलिटी, स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत फाइनाइट से निकल के पता नहीं कहाँ जा रहा होता सर है। यस सर यहाँ पे हाइपोथेसिस स्पेस लिखा हुआ है, ये जी। डिफाइन कर दो। अच्छा, ये पूरा एक स्टैटिस्टिकल जो है ना वो कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस स्पेस का। ये मैं इधर चंद लफ्जों में कवर अप नहीं कर सकता, बस यूं समझ ले कि हमारे पास जो है ना, आसान जबान में समझा रहा हूँ इसको, बिल्कुल जो है ना वो मैथमेटिकल टर्म ना समझिएगा, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो एक एरिया है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप इस बाउंड्री के अंदर रहेंगे ना, इस बाउंड्री के अंदर रहेंगे, तो जो मेरा हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। जो भी मैं बात कह रहा हूँ, जो भी मैं थ्योरम पेश कर रहा हूँ, वो इस बाउंड्री के अंदर जो है वो क्या करेगा, बिल्कुल सही वर्क करेगा। अगर इससे बाहर लेने की कोशिश करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएंगे। बस इतनी सी बात याद रखें, ठीक है। और सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग जो है वो टेक्निकली सर्च करता है यूजफुल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इनपुट डाटा, तो ये वही है जो कि हमने ऊपर कोऑर्डिनेट्स को जो है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से क्लासिफाई किया था और रूल फाइंड आउट किया था। रूल फाइंड आउट किया था, ठीक है। हमने खुद भी तो पिछली क्लास में काम किया था ना, कि नंबर एक्स यस और वाई सर। मैंने आपको दिया था, तो आप क्या कर रहे थे, वो रिप्रेजेंटेशन, आपने उस रिप्रेजेंटेशन को ही, तो उस रिलेशनशिप को ही तो ढूंढने की कोशिश की थी इनपुट डाटा के अंदर। यस सर। अच्छा जी। तो डीप लर्निंग क्या चीज है? अभी तक तो हम बात करते रहे मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट की। डीप लर्निंग इज अ स्पेसिफिक सबफील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, a new take on learning representation from data that puts an emphasis on learning successive layers of increasingly meaningful representation. डीप लर्निंग क्या है? एक नया टेक है लर्निंग रिप्रेजेंटेशन में, एक नई तर्ज है, एक नई तरह है, ठीक है, लर्निंग रिप्रेजेंटेशन में, जो किस चीज पे जोर करती है कि लर्निंग वाया सक्सेसिव लेयर्स हो इंक्रीजिंगली मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी जैसे जैसे डाटा उन लेयर्स से गुजरता जाए और ज्यादा मीनिंगफुल होता जाए, ठीक है। यानी छलनी की तरह होता जाए कि पहले आपने जो है ना एक मोटी छलनी लगाई हुई है, फिर उससे बारीक, फिर उससे बारीक, फिर उससे बारीक, तो फिर क्या होगा, मोटी छलनी से कुछ बहुत गैर जरूरी चीजें भी आ जाएंगी, फिर उसके बाद वाली छलनी होगी वो और चीजों को फिल्टर कर लेगी, फिर उसके बाद वाली और छलनी। तो जैसे जैसे वो लेयर से पास होती जाएगी,
छलनी से निकलती जाएगी, इन द एंड जो आउटपुट होगा वो बड़ा ही आपके पास रिफाइंड होगा, बहुत थोड़ा होगा लेकिन बहुत ही रिफाइंड होगा। तो लेयर्स का कॉन्सेप्ट अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो वो सक्सेसिव लेयर्स जो है वो उससे जो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन निकल आती है डीप लर्निंग के अंदर। सर सर यस, लेयर लेयर से मुराद हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, यानी जैसे जैसे और नहीं नहीं ट्रेनिंग हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देख लो आप, ये जो हमें नजर आ रही है ना, ये मैंने edges and इंट्रोडक्शन जो layers. जब हमने इंट्रोडक्शन टू एआई का कोर्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये बातें की थी कि ये जो ये नजर आ रही है ना, ये ग्रीन वाला नजर आ रहा है, यहाँ से डाटा जा रहा है आगे, अगली लेयर से गुजरा, कुछ रिप्रेजेंटेशन सीखी उसने, फिर यहाँ से निकलने के बाद जो है ना वो बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया जो रेलेवेंट नहीं थी टारगेट तक जाने के लिए, फिर यहाँ से निकला बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया जो रेलेवेंट नहीं थी, यूजफुल नहीं थी रिप्रेजेंटेशन, और इन द एंड जो है ऐसी रिप्रेजेंटेशन सामने आई ब्लू कलर में जो कि मैच कर रही थी टारगेट से, ये हमारा आउटपुट था। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप सब लोग इससे यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये जो लेयर्स होती हैं ये बेस्ड ऑन इनपुट पे होती हैं या ये खुद ऐड करता है? ये हम खुद ऐड करते हैं, स्टार्टिंग में ये डिपेंड करता है कितना इनपुट है, लेकिन ये फिर आपके कंट्रोल में होती है कि आप कितनी लेयर्स जो है वो लगा सकते हैं। सर ये हर लेयर के ऊपर हमारे एल्गोरिदम्स लगते हैं, लाइक मल्टीपल एल्गोरिदम्स, अरे यार मल्टीपल। मैं अभी समझाऊंगा ना ये सारी बातें, अभी जो है ना, अभी फौरन ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, वो तो जब लेयर्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो वहां हम ये बातें पढ़ेंगे, हर लेयर पे लगते हैं नहीं लगते हैं। अभी तो सिर्फ नाम आया बेचारी लेयर का। अच्छा जी, द डीप इन डीप लर्निंग इजंट रेफरेंस टू एनी काइंड ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग। जो इसको डीप कहा जा रहा है, हम तो कहते हैं ना व्हाट इज डीप लर्निंग, तो शायद हम कोई बहुत डीप में जाके पढ़ रहे होंगे। तो उसका कह रहा है कि भाई डीप जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसका मतलब बहुत गहराई से आप सोच विचार करना शुरू करें। rather it stands for the idea of successive layers of representation। डीप का मतलब ये है कि उसमें कितनी ज्यादा जो है वो सक्सेसिव लेयर्स लगे, जितना ज्यादा मॉडल में लेयर्स बढ़ती जाएंगी हमें कहते जाएंगे कि वो ज्यादा डीप है। अभी इसके अंदर 3 लेयर्स नजर आ रही हैं, 3 लेयर, ये इससे ज्यादा डीप है, फिर 4 लेयर नजर आ रही हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा डीप है, ये तो सोन जितनी लेयर्स जो है लेयर्स अस्सलाम वालेकुम। बढ़ती चली जाए, क्या लेयर्स हाल है, बढ़ती आप जाएंगी, ठीक हो? लेयर बढ़ती जाएंगी तो हम लोग भी ठीक होते जाएंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लेयर्स बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा मॉडल कहता है कि वो डीप होता चला जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स टू कंट्रीब्यूट टू अ मॉडल ऑफ द डाटा इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द मॉडल। कितनी लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 5 लेयर हैं तो उसकी डेप्थ 5 है, 10 लेयर है उसकी डेप्थ 10 है, एंड सो ऑन। Other appropriate name for the field could have been layered representation learning। अगर इसका नाम deep learning नहीं होता तो शायद इसका नाम होता layered representations learning, और एक और हो सकता था hierarchical representation learning। Modern deep learning often involves tens or even hundreds of successive layers of representation। 100 से लेके 10 से लेके जो है ना 100 तक जो है ना लेयर्स हो सकती हैं, and they are learned automatically from exposure to training data। और वो सीखती कैसे हैं, जब उनको ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है तो वो उसमें से सीखती हैं, लर्न करती हैं। क्या लर्न करती हैं ऊपर हम डिस्कस करके आए, all mathematical and statistical patterns। Meanwhile, other approaches to machine learning tend to focus on learning only 1 or 2 layers of representation of the data। जबकि दूसरी जो अप्रोचेस है वो 1-2 लेयर्स तक जो है ना वो काम करती हैं, hence they are sometimes called shallow learning। इसी वजह से उनको बाज दफा जो है वो shallow learning भी कहा जाता है। जो दूसरे एल्गोरिथम्स के भी हम नाम ले रहे थे, XGBoost, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट और ये सारी चीजें। तो इन डीप लर्निंग दीज लेयर्ड रिप्रेजेंटेशंस आर ऑलमोस्ट यस सर ये शैलो लर्निंग क्या हुई? शैलो लर्निंग जो है ना जिसके अंदर कम लेयर्स हो, यूं समझ लो। ठीक है,
ठीक है सर, शुक्रिया। अच्छा जी। सर लास्ट क्लास में जो हम वो एपोक कर रहे थे वो नंबर ऑफ लेयर्स बता रहा था जिसे नहीं आपने नहीं सिलेक्ट नहीं 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 नो नहीं नहीं, असल में मुझे जस्ट मुझे फॉर आप, साइटेशन मैं आप सब लोगों की बेचैनी को जो है वो समझ रहा हूँ, ठीक है, तो कि भाई वो चीजें अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। यस सर लेयर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई क्राइटेरिया होता है, या हम इनिशियली प्रोग्राम में डिफाइन कर देंगे कि हमारी प्रोग्राम की इतनी लेयर्स होंगी और इस लेवल पे रहेगा ये, मतलब जिसको जैसे जैसे वो ट्रेन होता जाएगा मॉडल, वो अपनी लेयर्स को खुद इंक्रीज करेगा, या हमें मैनुअली उसमें फीड करना पड़ेगा कि जी अब अपनी लेयर को इंक्रीज करो? अच्छा, इसके अंदर जो है ये आपके हाथ में होता है, लेयर्स को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। पहले आप एक मॉडल बनाते हैं 5 लेयर्स के ऊपर, आपका मॉडल सही परफॉर्म नहीं करता, तो नाउ यू हैव 2 चॉइसेस। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस कि अब आप मॉडल सही का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, 5 लेयर लगाई थी, बढ़ाऊं या कम करूं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। बढ़ाने से अगर रिजल्ट अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन, और बढ़ाने से अगर खराब हो रहा है तो ज़ाहिर है फिर आप कम करेंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल पे चलेगा। सर हम सिर्फ स्टार्टिंग में इनपुट दे सकते हैं या फिर लेयर्स के बीच में भी जो है वो इनपुट दे सकते हैं इनके नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते वक्त? अभी आप सिर्फ स्टार्ट में इनपुट देंगे, ठीक है सर यस। सर बढ़ाने से ओवरफिटिंग का मसला तो नहीं होगा लेयर्स को? अबे मेरे दोस्त, अभी ये टॉपिक नहीं आए, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग यार, अभी चलने तो 2 लेयर्स आने दो, मॉडल बनाएंगे सही, तो फिर ओवरफिटिंग, बीच में इनपुट, आखिर में इनपुट, सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है अभी आ जाएंगी। अभी यहाँ मैं ओवरफिटिंग क्या बताऊं, बताओ मुझे। सर यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट ना बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं, बेसिक कर रहे हैं ना उनको समझ नहीं आएगा फिर इस तरह। हाँ ये मेरी हमेशा से आदत रही है कि जो टॉपिक के रिलेटेड हट के क्वेश्चन होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको अवॉइड कर दूं, क्योंकि वो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं इन द फील्ड। वो कहते हैं यार ये दुनिया में सबको सब कुछ आता है, मुझे ही कुछ नहीं आता लग रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, उन्होंने पहले पढ़ लिया है तो इस वजह से पूछ रहे हैं, आपने बाद में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, डीमोटिवेट ना हो। खैर, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इन डीप लर्निंग दीज लेयर रिप्रेजेंटेशन लर्न वाया मॉडल्स कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग में जो ये लेयर रिप्रेजेंटेशंस हैं जो लर्न करती हैं मॉडल से लर्न करती हैं, उस मॉडल को न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग का दूसरा नाम न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क का दूसरा नाम डीप लर्निंग है। स्ट्रक्चर्ड इन लिटरल लेयर्स स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और वाकई फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर जो है ना लेयर्स जो है वो लगी होती हैं। द टर्म न्यूरल नेटवर्क इज, किसकी आवाज है यार, द टर्म न्यूरल नेटवर्क इज अ रेफरेंस टू न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरल नेटवर्क एक रेफरेंस है न्यूरोबायोलॉजी से, बट आल्सो some of the central concepts in deep learning were developed in part by drawing inspiration for our understanding of the brain. Deep learning models are not models of the brain. बिल्कुल भी मॉडल नहीं है ब्रेन के। There is no evidence that the brain implements anything like learning machine mechanism used in modern deep learning model. कोई इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमारा दिमाग भी जो है ना वो ऐसे ही पैटर्न शैटर्न लर्न करता है, कोई एविडेंस नहीं। ये सिर्फ नाम रखे हैं उससे इंस्पायर्ड होके बस, ठीक है। कहता भी ये आप बहुत सारे पॉप साइंस आर्टिकल्स जो है ना वो आपको मिलेंगे जो क्लेम कर रहे होंगे कि द ब्रेन और वाज मॉडल्ड आफ्टर द ब्रेन, कि हमारा जो मॉडल डीप लर्निंग मॉडल है वो बिल्कुल ब्रेन की तरह जो है ना बनाया गया, बट इज इन दैट केस ऐसा नहीं है। इट वुड बी कंफ्यूजिंग एंड counterproductive for the newcomers to the field to think the deep learning as being in any way related to neurobiology. ये कंफ्यूज कर देगा बच्चों को कि वो डीप लर्निंग मॉडल्स को न्यूरोबायोलॉजी समझना शुरू कर दें। You don't need to shroud of just like our minds. अभी भी इस बात पे आप ध्यान नहीं दे रहे कि कोई कह रहा हो कि भाई न्यूरल नेटवर्क जो है ना जस्ट लाइक अवर माइंड वर्क करता है। नो, मिस्टेक एंड मिस्ट्री।
and you may as well forget anything you may have read about hypothetical link between deep learning and biology. For our purpose, deep learning is mathematical framework. Deep learning is mathematical framework for learning representation from data. ये बात है mathematical. ठीक है जी. सैयद अशर पूछे. सर हमने मशीन लर्निंग में पढ़ा कि हम लोग एक सेट ऑफ डाटा देते हैं और उसके साथ उसके आंसर्स भी देते हैं और मशीन जो है वो उससे सीखती है और उसको उस तरह से ट्रेन करते हैं हम लोग. क्या न्यूरल नेटवर्क में हर लेयर पे यही काम हो रहा होता है? दोबारा पूछें सवाल. दोबारा पूछिए. सर सवाल ये कि जब हमने मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे तो मशीन लर्निंग में हमने ये पढ़ा था कि हम उसे एक कंप्लीट सेट ऑफ डाटा देते हैं विद आंसर्स और उसके ज़रिए हम मॉडल को ट्रेन करते हैं. न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारी लेयर्स हैं, तो क्या हर लेयर में ये एक्टिविटी हो रही होती है इंडिपेंडेंटली? नहीं, हर लेयर में नहीं होती है ना, यही मसला है ना. मैं इसीलिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि अभी आगे नहीं चलो. अभी लेयर्स को आपने समझा नहीं है, तो अभी आप अपने जो है ना वो माइंड इस्तेमाल करके जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जो क्वेश्चन जो है ना वो मैच नहीं कर रहा, गलत हो रहा है. थोड़ा सा रुक जाएं. तो जरा इसकी वर्किंग बस आ गई है नीचे, ये यहाँ पर. ठीक है, तो आपको मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा ये बात. अच्छा, होता क्या है? What do representations learned by deep learning algorithm look like? Let's examine how a network several layers deep transform an image of a digit in order to recognize what digit is. अब इसे मैंने यहाँ पर एक इमेज दे दी है डिजिट की, वाइट ब्लैक पे वाइट इमेज है. ये लेयर्स में से जा रही है. फर्स्ट लेयर्स में से गई, इसके अंदर से कुछ रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी. लेयर्स उनको फिल्टर कर देगी. सिर्फ काम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आगे जाएंगी. अच्छा, वो काम की क्या होंगी और कौन सी ड्रॉप होंगी, दिस इज नॉट, ये हमारा कंसर्न नहीं है. ये मॉडल अपने बिहाफ पे जो है वो कर रहा है. फिर आगे लेयर में जाएंगे, क्या छोड़ा क्या ड्रॉप किया, ये उसकी अपनी मर्जी. फिर आगे लेयर में क्या छोड़ा क्या ड्रॉप किया. इसका बेटर जो फिगर है वो ये है. ठीक है ना, कि लेयर 1 में जब ये इनपुट गया तो उसने कुछ चीजें वहां से सीखी हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क किए. अब वो ये पॉइंट क्यों मार्क कर रहा है, कैसे मार्क कर रहा है, ये अभी हमारा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आगे गया आगे गया आगे गया, आखिरी लेयर पहुंच के उसने जो है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये 4 है. अब आप सोच रहे होंगे ये तो पहले ही अच्छी शक्ल थी, इससे क्या सीखा होगा उसने. तो मैं आपको फिर बता दूं कि हम इस तस्वीर को एज अ ह्यूमन देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि तो 4 है, लेकिन सिस्टम को ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है कि ये 4 क्या होता है. सिस्टम को तो ये तस्वीर जो है वो नंबर्स की सेट ऑफ नंबर्स की शक्ल में जा रही है. उसमें से वो लर्न कर रहा है और लर्न करते करते जो है ना वो एक जगह पे पहुंच गया है और उसको उसने मैप कर दिया है कि ये डाटा, मैंने ही उसे बताया होगा ना ट्रेनिंग के दौरान कि इमेज आ रही है तो ये जो है ये 4 की इमेज है. ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने बताया होगा. तो उस वो पहुंचते पहुंचते उसके एजेस वेजेस जो कुछ निकाल के जो है वो पहुंचा. उसने कहा अच्छा ठीक है, ये पैटर्न मैंने सीखा है और ये पैटर्न मेरे को मेरे प्रोग्रामर ने, मेरे मशीन लर्निंग इंजीनियर ने मैप कराया है, आंसर बताया इसका कि 4 है. अच्छा ठीक है, समझ गया. अब आइंदा अगर ये पैटर्न आएगा तो इसका मतलब ये 4 होगा. तो ये बिल्कुल भी जिस तरह हम देख रहे हैं इन डॉट्स को और इन ब्लॉक्स को, सिस्टम के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है. ठीक है, तो हमें तो शुरू में नजर आ रहा है 4 है यार, यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा आखिरी लेयर में कि ये 4 है. तो भाई हमें नहीं समझना, ये सिस्टम को समझना. ठीक है, तो सिस्टम इसको देख रहा है. सर यस, तो सर इसका मतलब है सिस्टम ने लर्न करके बता दिया कि ये जो नंबर है वो बेसिकली इस लिस्ट में यहाँ पे मौजूद है. सर ऐसा ही है ना? मतलब ये चीज, ये आउटपुट लिस्ट में यहाँ दिखाता पे है नहीं, इस लिस्ट में यहाँ पे नहीं है. इसको यूं समझ लिया, मैं समझाता हूँ. ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक पोस्ट ऑफिस में काम होता है ना, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो ना एक बैग भर के आता है लेटर्स का और डाक का, और पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन उसमें से एक लेटर निकालता है, उस पर एड्रेस पड़ता है और सामने बने हुए उसके ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले तमाम एरिया का एक एक बॉक्स बना होता है.
उसके अंदर वो लेटर पढ़ के उस बॉक्स में रख देता है तो ये जो है ना लेटर, ये कराची का है, ये लाहौर का है, ये फैसलाबाद का है, ये इस्लामाबाद का है, ये मुल्तान का है, ठीक है, आ रही बात? जी सर। तो ये इस कॉन्सेप्ट को मैं कह रहा हूँ कि मैप कर रहा है, उसके बाद जो डाटा आ रहा है वो उसको क्या कर रहा है, उससे मैप कर रहा है। अच्छा, उससे पहले क्या हो रहा है, अब जैसे अभी ये दोनों चीजें मैंने इसको बताई होंगी, मैंने ये तस्वीर भी दी होगी, ठीक है, और मैंने इसको ये भी बताया होगा ये 4 है ड्यूरिंग ट्रेनिंग इनपुट भी और आउटपुट भी। तो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ये 4 है, अब उसने ये 4 होता कैसा है, उसने पहले लेयर में लर्निंग करी, इस अच्छा 4 है, इसके अंदर ये चीजें, दूसरी लेयर में लर्निंग करी, अच्छा ये चीजें, अच्छा ये चीजें, हमने क्योंकि 4 लेयर लगाई, 3 लेयर लगाई थी, हमने लगाई थी 3 लेयर, सुनिएगा मेरी बात गौर से, हमने 3 लेयर लगाई थी, तो उसने 3 लेयर्स में से गुजारने के बाद 4 को अच्छी तरह जो है ना वो ठोक बजा के चेक कर लिया। सही। अच्छा, फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा देख पढ़ लिया, उसने कहा हाँ पढ़ लिया, मैंने कहा ये 4 है, मैं बता रहा हूँ ये 4 है, ओके। इस तरह वो हर एक डिजिट के ऊपर लर्निंग करने के बाद मेरे बताए हुए मैप के ऊपर अमल कर रहा है। जब उसकी लर्निंग हो गई, आइंदा जब डाटा आएगा तो अब मैं उसे नहीं बताऊंगा, आइंदा जब डाटा आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या है, अब उसने जो लर्निंग सीखी होगी उससे वो ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा कि ये लेटर कौन से बॉक्स में डालना है, ओके, लेटर 4 में डालना है, 1 में डालना है, 3 में डालना है, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। सही सर। वो सीख चुका है, अब इसको कौन से डब्बे में डालना है, ठीक है जी सर। तो सो दैट्स व्हाट सर डीप जी बोले सर ये जो आपने लेयर्स भी पढ़ाई हैं, ये जो लेयर्स हैं ये लाइक है ईपॉक्स होंगी? नहीं ये इपॉक्स नहीं है, इपॉक का ताल्लुक जो है वो डाटा की फीडिंग से है, ठीक है। ये जो 4 है, मैंने इसको एक बार 4 दिया, और जब ये यहाँ से गुजरा और यहाँ मैं हाथ में उसको बताने के लिए खड़ा हूँ कि ये 4 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब 4 गया, ये एक इपॉक है। अब मैं ये 4 इसको 10 बार फीड करूं और 10 बार सिखाने के लिए बात करूं, तो इसका मतलब कितने इपॉक चलाए मैंने, 10 आइटरेशन चलाई है इस 4 की, ठीक है, 10 बार ये डाटा इन लेयर से गुजरा है, इसका मतलब है इतने 10 इपॉक्स चले। ठीक है सर। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम जो है हम उसको इनपुट भी देंगे आउटपुट भी देंगे, ताकि उस तरह वो लर्निंग कर ले, ट्रेनिंग कर ले, और उसके बाद जब भी होगा ये वाली आपकी बात तो हम बचपन से कह रहे हैं कि हम इसको डाटा भी देंगे और आंसर भी देंगे। वो क्या सीखेगा, वो उस रिप्रेजेंटेशन को सीखेगा जिसको हम कह रहे हैं कि वो रूल सीखेगा। आइंदा जब उसने रूल सीख लिया, अब मैं उसे कोई नंबर दूंगा तो वो खुद ही जो है ना उस रूल को अप्लाई करके और उसको मैप कर देगा कि ये इससे बिलोंग करता है। सर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, ये जरा समझाने के लिए। जी ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक टीचर जो है बच्चों की क्लास में रस्सी जो होती है उसका एक कोना पकड़ा देती है एक बच्चे को, और दूसरे को कहती है अपने दोस्त के को पकड़ाते जाओ, और साथ साथ जिसको कैट पसंद है वो कैट बोलता जाए, और जिसको चिड़िया पसंद है वो चिड़िया बोलता जाए। वो रस्सी आगे मूव करती जाती है और फिर वो जो रिंग बन जाता है, जैसे भी वो न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो इस तरह वो बन जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि अपनी पसंद के बच्चों को वो जो है वो रस्सी का एक कोना पकड़ाता जाएगा और साथ साथ बोलता जाएगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है और वो चीज़ पसंद है, और वो जो जाल बनेगा वो जाल ही जो है वो ये डीप लर्निंग कहलाएगी। चले मेरी बात उस जाल को तो डीप लर्निंग नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं मेरी बात कॉन्सेप्ट वैसे ही आपकी बात समझ गया मैं, आपकी बात समझ गया। लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है, हाँ लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसा ही है, ठीक है ना। लर्निंग का कॉन्सेप्ट वैसे ही, मैं इसको और आसान जबान में समझाऊं ना, बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जब आप उसे पहली बार सवाल सॉल्व कराते हैं तो उसको कम समझ में आता, फिर दूसरी बार आप सवाल सॉल्व कराते हैं उसे थोड़ा समझ में आता, तीसरी बार और कोई टाइप के सवाल कराते हैं, चौथी बार और टाइप के सवाल कराते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसे सवाल दे दें तो वो खुद ही सॉल्व करने लगता है, क्योंकि वो सारे रूल जो आपने पढ़ाए हैं मुख्तलिफ सवालों में वो सीख चुका है। अब सवाल जब नया आया है तो उनके ऊपर वो सारे रूल इम्प्लीमेंट करके आंसर निकाल लेता है, सिंपल बिल्कुल इसी तरह। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप लर्निंग वर्क्स इन 3 फिगर्स, ये बड़ा
ये आपकी जो है ना बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग के इंजन को समझने के लिए ना। तो एट दिस पॉइंट यू नो दैट द मशीन लर्निंग इज अबाउट मैपिंग इनपुट्स। अभी मैंने आपको ये बात समझाई कि मशीन लर्निंग क्या करती है, इनपुट्स को मैप कर रही होती है टू द टारगेट्स, यानी आउटपुट पे मैप कर रही होती है। जिस तरह मैंने बताया कि एड्रेस लेके बॉक्स में डालेगा, सच एज लेबल स्कैन which is done by observing many examples of input and outputs। और ये ऐसा कब करता है वो, जब उसके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो आप इस तरह की रख दें कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, आउटपुट है, तो वो ये सीख जाता है कि अब क्या करना है। You also note that the deep neural network do this input to target mapping via deep sequence of simple data transformation layers। deep learning में ये mapping वो सीखता है किससे, simple transformation layers की मदद से। and these data transformation sense are learned by exposure to examples। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब वो एग्जाम्पल्स को एक्सपोज किया जाता है उसके सामने। नाउ लेट्स लुक हाउ दिस लर्निंग हैपेंस करेक्टली। अब ये करेक्टली हम देखते हैं कि लर्निंग कैसे होती है। अच्छा, द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट लेयर डज टू इट्स इनपुट डाटा इज स्टोर्ड इन द लेयर्स। जो कुछ लेयर ने किया है इनपुट डाटा के साथ, व्हाट लेयर डज टू इनपुट डाटा इज स्टोर्ड इन लेयर। वो भी किसके अंदर सेव होता है, वो भी लेयर के अंदर, लेयर्स वेट के अंदर सेट होता है। जो भी चेंजेस की हैं, ठीक है, वो कहाँ सेव होती हैं, लेयर्स के वेट्स के अंदर सेव होती हैं। हमने पिछली एग्जांपल में किया था W और B, which in essence a bunch of numbers, जो खुद भी क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं। In technical terms we would say that the transformations implemented by layer is parameterized by its weight। कि ट्रांसफॉर्मेशंस जो लेयर ने इंप्लीमेंट की हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, वो पैरामीटराइज है उनके वेट पर। वेट्स आर समटाइम आल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ द लेयर। वेट्स जो हैं वो पैरामीटर्स भी कहलाते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में दिया था कि पैरामीटर्स क्या चीज है। इनपुट और आउटपुट ये कांस्टेंट रहता है हमारे पूरे प्रोसेस के दरमियान, पूरी प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। इनपुट भी वही रहता है, तस्वीरें भी वही रहती हैं, उनके लेबल भी वही रहते हैं, एक्स भी वही रहता है, वाई भी वही रहता है। सिर्फ चेंज जो चीज हो रही होती है वो दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे होते हैं, यानी वेट और बायस। वेट यानी W और B जो हमने देखे थे। अच्छा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट लर्निंग मीन्स फाइंडिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर वेट्स। देखो वही बात कर ली जो हमने की थी वहां पर, प्रैक्टिकली की थी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वो सेट ऑफ वेट मालूम कर रहे हैं, सेट ऑफ W और B मालूम कर रहे हैं of all the layers in the network such that the network will correctly map example inputs to associated targets। कि जिससे हमारा X जो है वो सही मैप हो जाए Y के साथ। याद आया आप लोगों को? इसमें कुछ कमेंट्स करें। जी सर। ठीक है, but here's the thing, a deep neural network can contain tens of millions of parameters। हमारे पास तो दो ही थे हमारी एग्जांपल में, लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है ना वो दसियों से लेके मिलियंस ऑफ वेट्स हो सकते हैं और होते हैं। फाइंडिंग द करेक्ट वैल्यू फॉर ऑल ऑफ देम, हर एक की करेक्ट वैल्यू निकालना, हमसे दो नहीं निकलनी थी, ठीक है। देम मे सीम्स लाइक अ डॉन्टिंग टास्क, स्पेशली गिवन दैट मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ वन पैरामीटर, खास तौर पे जब मैं एक पैरामीटर की वैल्यू को मॉडिफाई करूं, will affect the behavior of all others। स्पेशली उस केस में कि जब मैं एक W को यहाँ चेंज करता हूँ, 2 से 3 करता हूँ, तो आगे जो 10, 15, 20 हजार या लाख पैरामीटर है वो सारे सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर ये आपने बताया था प्रीवियस क्लास में। जी हाँ बिल्कुल, तो ये बात वही हो रही है। तो पैरामीटर्स की टर्म आपको समझ में आ गई कि वो W और जो B हैं जो हम एडजस्ट कर रहे थे वो ही हमारे वेट्स या पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब इस फिगर को देखें होता क्या है। फाइंडिंग द राइट वैल्यू फॉर दीज वेट्स, हमारे पास इनपुट से इनपुट डाटा आता है, वो लेयर में जाता है। तो लेयर में जाते ही लेयर अपने पास से हमारा एल्गोरिथम जो है वो वेट जनरेट करता है जो लेयर के पास चले जाते हैं। फिर जो भी आउटपुट निकलता है, यानी W और B यहाँ से शामिल हुए, ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, वैल्यू चेंज हो गई। चेंज होने के बाद अब अगली लेयर में गई, अगली लेयर में जाने के बाद उसमें नए वेट्स और बायस जो शामिल हो गए।
और इस तरह चलते चलते आखिर में जो है वो आउटपुट जो है वो निकल आता है। तो मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। लाइक आप देखें ये देख लें फिगर, ठीक है। सर मेरे ज़हन में ये तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं आ रही जहाँ मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हों। इट वुड बी लाइक ड्रोन को जब ऑपरेट नहीं करें आप तो बस जब आप इमेज पे काम करेंगे ना, जब आप अच्छा। टेक्स्ट पे काम करेंगे, जब आप पूरा पैराग्राफ एज इनपुट दे देंगे, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि देयर आर मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। और अभी नजर आ जाएगा, अभी थोड़ी देर की बात है इंशाल्लाह, आज 12:30 हो जाएगा, आज ही होगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास क्या है, हमने एक ये हमें देख रहे हैं, देखो ये क्या हो रहा है, इनपुट लेयर से इनपुट आया, समझिएगा इस चीज को, इनपुट लेयर से इनपुट आया, अगली लेयर में जाने से पहले क्या हो रहा है, एक वेट W मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह हमारा स्लोप मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया आउटपुट बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से निकल अगली लेयर में जा रहा है, तो अगली लेयर में जाने से पहले एक W जो है वो जनरेट हुआ, जो मल्टीप्लाई हो गया, इसके नई वैल्यू बन गई। फिर अगली लेयर में जाने से पहले एक W जो है वो लगा, और जो है ना वो इसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, मैं इसको अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो दिस वुड बी, सर यस, यहाँ पर जो W है वो जो चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं पर लेयर उनको डिफाइन कर रहा है। जी हाँ जी। अब चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन हो ही किस वजह से रहे हैं, कि ताकि W जो है नई नई वैल्यूज W डाल रहा है, और वो X की वैल्यू जो इनपुट जो है वो चेंज होता जा रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये हमारे पास एक लेयर है, ठीक है। अब होता क्या है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इक्वेशन होती है, तो मैं WX + B कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से इसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं जी, X1, X2, X3, X4, X5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास X1 में वैल्यू 2 है, इसमें वैल्यू 1 है, इसमें वैल्यू 3 है, इसमें वैल्यू 8 है, इसमें वैल्यू 6 है, 7 है, ठीक है। ये इनपुट जो है वो जा रहा है इसके पास, ठीक है। अभी एक इनपुट की बात कर रहे हैं, जब ये इनपुट इसके अंदर आया, ये भी हमारे पास इनपुट की एक लेयर ही होती है, ठीक है ना, ये भी एक लेयर है, इसको मैं यूं शो कर रहा हूँ ताकि इनपुट लगे। इसमें जब जा रहा है तो ये इनपुट बेसिकली हम आउट यहाँ पर देख रहे हैं कि किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, X जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, W से। तो एक W यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जनरेट हुआ, मैं कह रहा हूँ यार वो W जो है ना वो 5 है, ये रैंडम लेयर खुद ही जनरेट कर रही है, ट्रेनिंग करेंगे 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास इस आउटपुट के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, इस आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो अब वैल्यू जनरेट हो गई, वो वैल्यू कितनी हो गई भी कोई बताएगा, वो वैल्यू हो गई हमारे पास 10, ऐसे ही जी जी 5 to the 10 हो गई। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, पहले क्या थी वैल्यू, X1 की वैल्यू 2 थी, अब ये ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे कितनी हो गई, 10 हो गई। अच्छा, ये मैंने तो खुद 5 ले लिया है, या इनपुट 2 था, कुछ भी हो सकता है, जो अब तो लेयर पे डिपेंड है। अब क्या होगा, ये 10 जो है, ये 10 जो है यहाँ से निकलेगा, अगली लेयर पे जा रहा है, ठीक है। अगली लेयर पे जाने से पहले इसको यहाँ पर फिर क्या मिल गया, एक हमारे पास W मिल गया, कितने हो गए भाई अभी आपके पास, 20 हो गए, ठीक है। फिर ये अगली लेयर पे जा रहा है,
इसको यहाँ पर एक W मिल गया, फॉर एग्जाम्पल वो W था -2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना -40 हो गया, सो ऑन। तो ये प्रोसेस चल रहा है। अच्छा ये W है, ये B कहाँ आएगा? ये B जो है वो कहाँ आएगा? लास्ट में नहीं आएगा ये B, क्योंकि ये सुने, पहले मेरी बात सुने। ये जो है ये अभी X1 से इनपुट इस नोड पे पहुंचा है, ये सारे इनपुट इस एक नोड से कनेक्ट होना लाजमी है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इनपुट कनेक्ट होंगे, तो जितनी WX होंगे सारे क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, सारे का समेशन हो जाएगा। सारे W's जो जनरेट हुए हैं लेयर पे 2, 1, 4, 6, ये अपने 5 to the 10 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर अब पहले वाले पे हो गए 10, दूसरे वाले पे कितने हो गए? दूसरे वाले पे हो गया 2 1 2, और बताएं 2 1 2, 3 1 3, ठीक है। और 8 4 32, 6 7 7 42, और अगला क्या है? 48, और उसके बाद अगला क्या है अभी? 42। तो ये सारे सम अप हो गए। सम अप होने के बाद एक नंबर निकल आएगा 48, 50, 50, 90 और 95, 96, 98 और 30, 108, 18, ये हो गया 118 हो गया, 118 हो गया, ठीक है। अब आखिर में इस जगह पे जो वैल्यू खाली 10 नहीं आई, बेसिकली इस जगह पे वैल्यू कितनी आ गई? 118। मैं यहाँ लिखता हूँ 118, 118 प्लस इसके अंदर सब जब सारे इनपुट जब यहाँ जमा होंगे, आखिर में एक बायस की वैल्यू कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल वो 2 हो गई। तो इन द एंड मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू जनरेट हुई वो 120 हुई। बात समझ में आई सबको? सारे इनपुट एक नोड पे कन्वर्ज हुए और जो भी लेयर ने वेट जनरेट किया था उस पर जाके क्या हुए? सब मल्टीप्लाई हुए W's के साथ, सारे X मल्टीप्लाई हुए, और जब सब जमा हो गए तो आखिर में एक बायस जो है वो उसके अंदर ऐड हो गया। अब मुझे ये बताएं कि भाई ये एक नोड है ना, अभी ये दूसरी नोड बाकी है, तो अब ये जो पहला वाला इनपुट, अब ये चीज पूछे सर, ये 2 जो आपने ऐड किया 118 में, ये 2 क्या है? ये 2 ये बायस है। ये मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, अभी तो मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ ना। सारे WX आ गए और बायस हो गया। अब इस फिगर को देखें जो मैंने यहाँ पे निकाली आपके लिए, क्या कह रही है? ये भी तो यही कह रही है, सारे W और X जमा हो जाए, सारे WX जमा हो जाए, सारे WX जमा हो जाए, आखिर में जो है वो बायस जो है इस पे लग जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारे इनपुट पहले इस एक नोड पे पहुंचे हैं, अब यही सारे इनपुट जो है वो अब इस नोड पे पहुंचेंगे, यही सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा, ठीक है। इस नोड पे पहुंचते हुए नए वेट और नया बायस जो है वो, सॉरी, ये यहाँ से निकला और ये इधर पहुंचा। समझ रहे बात? वैल्यू कहाँ से आई है बेटा ये मैं सब रैंडम ले रहा हूँ ना। 48 कहाँ पर आया? ये जी, ये यहाँ से आया था कि 8 जो है वो अपने 6W के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो 48 बन गया। थोड़ा सा गलत हो गया था, ये 7 वाली लाइन है जिसपे 6 है, ये 8 4s are 32 है और 7 4s are 28। चलो ठीक है, वो तो मैं रैंडम ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा है ना। कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए जस्ट मैंने क्लियर किया। हाँ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रही है ये बात। तो अब इस तरह जो है वो हर नोड के पास ये इनपुट पहुंचेंगे, जिस तरह हम एक मुख्तलिफ फिगर में देख रहे हैं कि ये भाई ये यहाँ से पहले इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया और तीनों के पास चला गया, फिर ये वाला भी इसके पास गया, इसके पास गया और इसके पास गया, फिर ये वाला भी इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास ये 3 वैल्यू पहुंची है जे के पास, ये 3 एरो नजर आ रहे हैं, ये तीनों WX होंगे,
और इसके बाद एक बी इसमें ऐड हो जाएगा। इसके पास भी ये तीनों पहुंचे हैं, इसके बाद 3 एरो नजर आ रहे हैं, फिर इसके पास भी तीनों पहुंचे हैं, 3 एरो नजर आ रहे हैं, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है वो आगे चलता रहेगा। कोई सवाल इसमें? सर इसका मतलब है ये जो एक न्यूरॉन कह लें आप, ये जो जिसमें 120 आपने लिखा हुआ है, ये हर ये कितनी वैल्यूज जनरेट करेगा? ये ईच टाइम हमारी डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूरॉन आपने कितने लगाए हैं। अभी मैंने यहाँ 5 बनाए हैं, आप 7 8 बना लेते, 10 बना लेते। हर न्यूरॉन एक वैल्यू जनरेट करेगा। हर न्यूरॉन पे कितने इनपुट पहुंच रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि पीछे से अगर 50 इनपुट आ रहे हैं तो 50 वैल्यूज का सम अप और एक बायस होगा। सर आउटपुट वैल्यू तो एक 1 होगी ना? एक वक्त में एक बोले, आवाज समझ नहीं आएगी सर। आउटपुट तो 1 होगी ना जस्ट एक न्यूरॉन की? हाँ, यहाँ से निकलेगी एक वैल्यू आगे जाने के लिए। सर बायस जो है वो लेयर्स कंट्रोल करती हैं, हम खुद देते हैं? नहीं, वेट और बायस ये जब आप खुद मॉडलिंग कर रहे थे, पीछे वाली हमने एक्सेल शीट पे किया था, तो ये 2 वैल्यूज थी जो आप एज अ मॉडल खुद डाल रहे थे। तो यहाँ पर भी जब मॉडल मशीन होगा तो वो खुद ही निकाल रहा होगा। सर इसमें बी समझा दें। क्या समझाऊं? सर बी वैल्यू क्या होती है ये समझा दूं। बायस क्या होता है? जी सर। अच्छा, किसी को मालूम है बायस क्या होता है? आप लोगों में से किसी को मालूम है? सी जो सिंपल हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली थी उसकी अगर एग्जांपल ले लें। हाँ ठीक है, ले लें। में पढ़ा था कि बायस एरर होता है। बायस एरर होता है। और सर प्रीवियस क्लास में तो बी y इंटरसेप्ट था। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। हाँ, बायस कहते हैं सर तासुब को या लाइकिंग डिसलाइकिंग थोड़ा। हाँ, बायस कहते हैं झुकाव को, ये इसका झुकाव इसकी तरफ है। तो क्लास में होता है ना भाई, जैसे ये हमारा असल में बायस जो है ना, मैं आपको एक बताऊं, बायस अभी हम डीप लर्निंग के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको समझेंगे। और अपने जिस तरह ह्यूमन बायस हो जाता है ना, ह्यूमन बायस कैसे होता है, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, समझिएगा मेरी बात गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायस का। ये आपको इस तरह कहीं भी नहीं समझाएगा कोई। मैंने तो देखा बहुत से टोला मैंने, फिर मैंने खुद ही अपनी इंट्यूशन डेवलप करी और मॉडल की बायसनेस को समझने की कोशिश की, तो फिट हो गया कि हाँ सही कह रहा हूँ। अब सीन क्या है, बायस क्या चीज है? मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और क्लास में पढ़ाते हुए जो है ना कुछ 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट अच्छा पढ़ने वाले भी हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो सही नहीं पढ़ते, शरारतें करने वाले। अच्छा, अब जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम होता है और मैं कॉपी चेक करने बैठता हूँ और किसी बच्चे की कॉपी मेरे सामने आती है, तो मेरे अंदर एक फील डेवलप होती है। वो फील क्या होगी आपके ख्याल में? बायसनेस या अनबायस्ड। वो फील क्या होगी? वो फील होगी कि यार ये तो हाँ, वो फील ये होगी, लाइकिंग वो फील ये होगी कि अगर मैं बहुत ज्यादा बायस हूँ तो वो कुछ और ही होगी, लेकिन अभी ये फील ऐसी होगी ये अच्छा बच्चा है, या ये कॉपी आई है ये गंदे बच्चे की कॉपी है, ये कॉपी अच्छी बच्ची की कॉपी है। अच्छा, ये फील आई है। अच्छा, अगर मैं बहुत ज्यादा बायस हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि ये तो फेल हुआ ही हुआ, ये तो पास हो ही नहीं सकता। या अगर मैं और ज्यादा बायस हूँ तो मैं उस एक अच्छे बच्चे की कॉपी आएगी, मैं कहूंगा यार ये तो पास हो जाएगा, ये तो अच्छे नंबर लेगा। अच्छा, मैंने अभी कॉपी खोल के नहीं देखी है, क्या कह रहा हूँ, कॉपी खोल के नहीं देखी है, ये इंट्यूशन जो डेवलप हो गया। अच्छा, इसको बायसनेस क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो भाई जो पेपर दिया गया है वो पूरी क्लास के लिए कॉमन है, सबके पास कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है कि वो उस पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करें। ऐसा तो नहीं हर एक को अलग अलग पेपर दिया करने सब, ठीक है। जब मैंने अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी, इसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग पासिंग द एग्जाम, इस सबकी 100% है, क्योंकि सब बच्चों का एक ही पेपर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने उसको एग्जामिन करने से पहले खुद ही सोच लिया, तो इसका मतलब देयर इज सम बायसनेस इनसाइड माई सेल्फ, कुछ बायसनेस जो है वो मेरे पास पहले से जो है वो मौजूद है, और ये बायसनेस होती है और ये काम भी आती है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को फेल होने और पास होने में। एक अच्छा बच्चा हो अगर वो सही भी ना करे तो फिर भी नंबर देने का दिल जाता है,
और एक बुरा बच्चा वो अच्छा भी कर ले तो नंबर काटने का दिल चाहता है। तो ये बायसनेस जो है ना वो क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो मॉडल भी हमारा इस बायसनेस की तरफ जाएगा। हम आप बहुत आगे इस बात को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बायस मैथमेटिकल टर्म में क्या होती है मैं आपको इधर दोबारा समझाता हूँ। देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा है तो इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, कभी हमने पढ़ा ही नहीं उस तरह से मैथमेटिक्स को, तो हमें वो इंटरसेप्ट कभी समझ में ही नहीं आया। लेट्स सी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा जी, हमारे पास x है, ठीक है, और हमारे पास जो है ना y भी है, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई एक आदमी जो है, समझिएगा इस बात को, एक आदमी या मैं, एक आदमी क्या बोलूँ, मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ कभी कभी कि भाई मैं अगर जो है ना 2 रोटियां खा लेता हूँ, ठीक है। मैं अगर 2 रोटियां खा लेता हूँ, जब मैं 2 रोटियां खा लेता हूँ तो मैं आराम से 5 किलोमीटर की वॉक कर लेता हूँ। समझिएगा इसको। तो इनपुट मेरा क्या हो गया, 2 रोटियां, और आउटपुट मेरा क्या हो गया, 5 किलोमीटर। सबको ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। फिर यस सर। अच्छा, आप समझिएगा इसको। तो इससे मेरी इक्वेशन क्या बनी, इससे मेरी इक्वेशन सिंपली ये बन गई कि y जो है वो बराबर हो गया किसके बराबर हो गया भाई, के 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यानी ये हो गया। मैंने 2 इनपुट डाला तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यस सर। ठीक है, सबको ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब सीन क्या हो रहा है, आप समझिएगा, जरा साथ रहिएगा इसमें, ठीक है। अब ऐसा होता है कि एक दिन जो है मैं 4 रोटियां खा के आ जाता हूं। बज़ाहिर 4 रोटियां खाने के बाद मुझे कितना चलना चाहिए, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने की एनर्जी मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन 10 चलने की बजाय मैं जो हूं वो 13 चल जाता हूं। मेरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब बताएं क्यों? एनर्जी ज्यादा है। क्योंकि अगर मैं सुने क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल विदाउट बायस, मेरे पास मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, जहां पर रोटियां भी कितनी होती, 0 होती, और एनर्जी भी कितनी होती, 0 होती। ठीक है, कि मैंने कोई रोटी नहीं खाई हुई इस पॉइंट पर और कोई एनर्जी मेरे पास चलने की नहीं है, तो मैं यहां होता। लेकिन बात यह है, क्या जब मैंने रोटियां खाना शुरू करी तो आई वॉज डेड? हाँ भाई, नो सर, आपके पास नहीं, एनर्जी थी। उसके पास उस वक्त मेरे पास एनर्जी थी, इसलिए मेरा ग्राफ जो है वो एनर्जी में यहां से शुरू हो रहा है और यूं इंटरसेप्ट करके जा रहा है, बजाय इसके कि यहां से जाए। आ रही बात समझ? तो ये इंटरसेप्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे पास पहले से कुछ चीज मौजूद है। दिस रिप्रेजेंट्स के मेरा जो रिजल्ट है वो इतने % क्या हुआ है, पहले से एक तरफ झुका हुआ है, बायस्ड है, इसलिए इसको बायस कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि यहां पर हो, इन सम केसेस, ह्यूमन केसेस में तो यहां नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इन सम केसेस ये लाइन जो है वो नेगेटिव बायसनेस में भी चली जा सकती है। अभी बायस की टर्म समझ में आ रही है कि ये वजह होने की वजह से ये लाइन ओरिजिनली जो है वो नॉन बायस केस में 0 पॉइंट से शुरू होनी चाहिए थी, बट इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, कि भाई ये 2 से शुरू हुई। इसलिए हमें अपनी इक्वेशन के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 जो है वो ऐड करना पड़ेगा एज अ बायस। ये 2 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है,
ताकि मेरा जो काम जो है वो मेरे मॉडल को पता चल सके कि ऑलरेडी जो है वो 2 किलोमीटर की एनर्जी जो है उसके अंदर पहले से 2 किलोमीटर या व्हाटएवर मौजूद है। बात समझ में आ गई है? यस सर। जी सर। चलो जी। यस सर। सर एक्चुअली हमारा मॉडल जो है वो बाइस होता है बेस्ड ऑन इनपुट डाटा। जो भी हम इनपुट डाटा उसको देते हैं तो अगर हमारा इनपुट डाटा सही नहीं है तो मॉडल आपका बाइस हो जाएगा। हाँ, किस केस में बायस हो जाएगा सुन लो अभी। चलो ये बात यही हो गई तो यही सुन लो। मैं मॉडल को ट्रेन करा रहा हूँ कि मॉडल को भाई आइडेंटिफाई करना है कि इफ दिस इज अ मेल और फीमेल, ठीक है ना। मैं आइडेंटिफाई कराना चाह रहा हूँ कि मेल है या फीमेल है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि मेरे पास फीमेल का डाटा जो है वो 100 रिकॉर्ड्स है और मेल का डाटा जो है वो 900 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। ऐसे केस में जब डाटा बराबर नहीं होगा, वो ज्यादा मेल को देखेगा तो उसकी लर्निंग क्या होगी, ज्यादा मेल की तरफ होगी। ज्यादा मेल की तरफ होगी, ज्यादा मेल की तरफ होगी तो जब भी उसके पास डाटा आएगा तो वो पहले से बायस होगा कि यार आने वाला तो शायद मेल ही होगा क्योंकि इतने मेल आ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं इसकी समझा मिसाल यूं देता हूँ कि भाई मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, उसमें मेल भी आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, फीमेल भी इंटरव्यू के आ रहे हैं। मैंने 100 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया, समझना इस बात को। मैंने 100 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जिसमें से भाई उसमें जो है ना 50 जो है ना मेल थी, 50 जो है ना फीमेल थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जितनी भी फीमेल्स आई मेरे पास 20-25 मैंने इंटरव्यू की, सारी फीमेल्स फेल हो गई। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा सामने से फीमेल रूम में इंटर होगी तो मैं अपने साथ वाले को इंटरव्यूअर से कहूंगा यार क्यों आ गई, सारी फेल हो रही है, ये भी फेल हो जाएगी। कहूंगा नहीं कहूंगा? तो मैं बायस हो गया। ज्यादा डाटा ज्यादा, क्योंकि वुमेन का डाटा जो है वो फेल होने का ज्यादा था मेरे पास ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं इस बात पे बायस हो गया कि सारी वुमेन क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। वो अपने माइंड में वही सेट कर लेता है इसमें। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। मॉडल भी जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह चलेगा। अपनी इन सारी फिलॉसफी कैसे कर सकते हैं? इसको एलिमिनेट करने के लिए जो है ना वो आपको डाटा जो है इस बायसनेस को खत्म करने के लिए डाटा आपको बिल्कुल सही देना पड़ेगा कि 100 का डाटा है तो 50 वुमेन फीमेल, 50 मेल, 50 फीमेल, उसमें से 25 पास होने वाले, 25 फेल होने वाले, मेल में भी 25 पास होने वाले, 25 फेल होने वाले, ताकि डाटा के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस रिकॉर्ड हो। मॉडल को ये ना लगे कि किसी चीज पे ज्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी चीज पे कम ट्रेनिंग। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसके पास बराबर जाने चाहिए ताकि वो अनबायस्ड ट्रेनिंग हो, इक्वल डाटा होना चाहिए, अनबायस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। खैर ये बहुत आगे की बात थी जो मैंने अभी यहाँ कर दी है क्योंकि जिक्र आ गया था। अच्छा, एक ये लास्ट क्वेश्चन बायसनेस के हवाले से, लाइक इट कैन बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट आल्सो ऑन द मॉडल और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा? लाइक मे बी इट इज नेगेटिव। नहीं, बायसनेस से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एक बायस्ड मॉडल बनाएं, ठीक है ना। आपने एक्यूरेसी इफेक्ट होती है उसकी, जाहिर है एक्यूरेसी पर इफेक्ट होगी बायसनेस की वजह से। लेकिन सर अगर फीमेल इस बायसनेस की फेल ही होती जा रही हैं तो फिर क्या करेंगे? एक वक्त में एक बोले। मेरा कहना ये है सर, ये जो बायसनेस की वजह से आपका जो टाइम सेव हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप मेल फीमेल की एग्जांपल ना लें, ऐसे एग्जांपल लें कि लेट्स से एक होंडा की ब्रांड है, एक सुजुकी की ब्रांड है, राइट। 1 किलोमीटर में दोनों के ये क्लेम करते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर में 70 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और जब आप इस चीज को 1 से 2 किलोमीटर पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि होंडा की बाइक ने 2 लीटर में 150 किलोमीटर की है, और जबकि आप ये देखते हैं कि सुजुकी की बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डालें तो वो 140 के बजाय 120 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। तो आप अब इस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं और आपको कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सुजुकी की बाइक में पेट्रोल जितना बढ़ाओ उतनी कम निकल रहा है। अब ये जो बायसनेस है आपके नहीं, ये बायसनेस नहीं है, ये बायसनेस नहीं है, लर्निंग है क्योंकि ये एक्चुअल फैक्ट है। एग्जैक्टली तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बायसनेस आपका टाइम कंज्यूम, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको बचा रही है। नहीं, ये इसको बायसनेस नहीं कहे ना, ये बायसनेस नहीं है ना, ये बायसनेस नहीं है, ये तो एक्चुअल फैक्ट है। वो होता है जो फैक्ट्स पे वो ना करे, बल्कि वो सिर्फ हमारी एक assumption हो, रॉन्ग हो।
सर वो दोबारा एग्जांपल बोलें। चीज गर्ल्स बॉयज वाली। हाँ सर ये बाइसनेस तो तब होगी ना कि अगर वो सुजुकी की बाइक 140 कर रही है और आप बता रहे हैं कि ये 120 करेगी, तो ये बाइसनेस है कि वो 20 का डिफरेंस बता रहे हैं आप। अदरवाइज तो ये बाइसनेस नहीं है, ये तो फैक्चुअल डाटा है। सर एक बात ये हो सकती है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी सुजुकी की कोई भी बाइक आएगी तो वो यही कहेगा कि भाई इसने 120 ही हाँ, मैं इसका टेस्ट लूं ही नहीं, मैं इसका टेस्ट लूं ही नहीं, ये तो भाई चलती ही कम है 20 किलोमीटर। इसको बायसनेस कहेंगे, इसको बायसनेस कहेंगे। सर ये बायसनेस सिर्फ पॉजिटिव हो गया ना, लेकिन बात ये है कि क्या ये वाकई हर सुजुकी के लिए ऐसा है? क्या आपने 1000 टेस्ट की सबके साथ ऐसा हुआ, या दो तीन टेस्ट करने के बाद ही आपने फैसला कर लिया? सर मैं सवाल ये एग्जांपल है। देता हूँ। अगर 2-3 टेस्ट के बाद किया है, अगर 2-3 टेस्ट के बाद फैसला कर लिया है तो ये बायसनेस हो गई। अगर 100 टेस्ट के बाद ऐसा हो गया तो ये आपका आउटपुट रिजल्ट हो गया कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। सर इसमें ये भी हो सकता है कि आप तमाम बाइक का डाटा न्यू बाइक का डालते हैं या पुरानी बाइक का डालते हैं, वो उससे शायद बायसनेस से फर्क पड़ सकता है। वो तो फिर बायसनेस रिमूव करने का एक तरीका कार है ना कि आप और डाटा लाएं, सही डाटा। बायसनेस नहीं, अभी बायसनेस अभी और आएगी आगे। अभी जो तो ये बहुत प्रोपेगेंडा अगली करते टॉपिक। हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं या डिफेमेशन करते हैं, तो वहाँ जो है ये यूज की जाती है। जैसे गवर्नमेंट्स करती हैं, एनजीओज करती हैं, तो दे यूज दे ट्रेन मॉडल जानबूझ के ऐसे ट्रेन करके ताकि अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट करके और लोगों को जिस तरह से। हाँ, तो ये होगा आपके साथ भी होगा जब आपने कहीं अपना मॉडल डिप्लॉय किया होगा। इराक अफगानिस्तान पे वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की अमेरिकन की, तो वो बायसनेस उसने किया, पहले डेवलप किया कि ये वॉरिंग नेशंस हैं, देन मतलब उन्होंने कहा ये किया, लेटर ऑन वो निकले बेशक नहीं, लेकिन ये किस तरह से वो लोगों का एक रायमा बनाई, तो वहां आप ये बायस करते हैं पर्पसफुली। चलेंगे, हम जंगे भी ले आए डीप लर्निंग में। ठीक है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन प्लीज। सर एक क्वेश्चन, सर जब मॉडल हम बनाएंगे तो लेयर्स ये हमारे इन हैंड है, कितनी लेयर्स हम डिफाइन करेंगे? एक दो चीज तरह के पैरामीटर होते हैं जी, बोले जी। हर लेयर में जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है वो भी हम खुद से डिफाइन वो करेंगे? भी हमारे कंट्रोल में होते हैं। दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक तो ये वाले पैरामीटर हैं W और B जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक पैरामीटर होते हैं हाइपर पैरामीटर जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इसलिए इनको डिफरेंस करने के लिए जो है ना उसका नाम हाइपर पैरामीटर रख दिया है, दैट आर कंट्रोलेबल। ओके, इसका रूल हम पढ़ेंगे कि कितने न्यूरॉन हमें रखें तो सूटेबल रहेगा। आई मीन इनपुट डाटा को देखेंगे। इसमें मैं एक बात जो है ना वो कह दूं कि इसका कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है कि कितने न्यूरॉन रखने हैं और कितनी लेयर्स रखनी है। ये हिट एंड ट्रायल से ही आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं कोई फार्मूला बताऊंगा तो वो मेरे डेटा के लिए होगा ना, आपका डेटा ही दूसरा है तो अब क्या बताऊं। सर लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हिट एंड ट्रायल है तो फिर ऑटोमेशन कहाँ गई हमारी? ठीक है, ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल के बाद आपने एक चीज तो ऐसी डिजाइन कर ली ना जो उसको आप कहीं रख दें जाके वो खुद ही काम करती रहेगी। फिर एआई तो ना रहेगी सर, फिर तो फिर नहीं, आप समझ नहीं। देखे गलत चलेगा। देखिए, मैंने ट्रेन करवाया अपने मॉडल को और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना। अभी ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। अब आपको जो है ना वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन निकालनी है, लेकिन वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन निकालने से पहले मैं आपकी क्लास टेस्ट लिए जा रहा हूँ। क्लास टेस्ट ले रहा हूँ, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मैं आपको डिप्लॉय तो नहीं करूंगा। फिर आप मैंने दोबारा टेस्ट लिया, एक्यूरेसी सही नहीं आ रही, मैं तो आपको डिप्लॉय नहीं करूंगा। उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि आप इंटरनेशनल टेस्ट के लिए रेडी हो चुके हैं। अच्छा, जब टेस्ट में जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे, तो क्या जरूरी है कि वही पेपर आए जो मैंने बोला है? दूसरा पेपर भी आ सकता है, लेकिन यू आर रेडी। तो डाटा जो है वो चेंज हो जाता है जब मॉडल डिप्लॉय होता है। वहां तो कोई भी खातून और कोई भी मर्द आ सकता है। वो सारा डाटा, वही शक्लें, वही तस्वीरें थोड़ी होंगी जो आपने घर में ट्रेनिंग के दौरान दिखाई है। तो एआई तो है ना। सही सर जी सर, आई एम सॉरी इफ आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी वो एडवांस लेवल के हैं, उनके शायद क्वेश्चंस हों क्योंकि हम तो नोविस हैं। तो इस तरह से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि देखिए हम बायस को क्यों रिमूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज
AI व्हाट आई अंडरस्टैंड इज फॉर रिजॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जो रियल लाइफ है उसके अंदर तो बायस होता है, जैसे भी इन्होंने अच्छा, होंडा एक एक अजान हो जाए फिर मैं लेता हूँ, अजान हो जाए फिर सुनते हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा जी, आप पूछें। मैं जैसे ये कहती कि बायस को रिमूव करने की मतलब रीज़न क्या है, क्योंकि यही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मॉडल, तो रियल लाइफ में तो बायस होता है। जैसे भी आपने रियल लाइफ से एग्जांपल्स दी ना कि इंटरव्यूज हो होता तो रहे है। हैं या मार्क्स में किसी को मार्क कर रहा हूँ या टोटल की इन्होंने एग्जांपल दी, तो अगर बायस रिमूव कर देंगे तो फिर वो देखें, रियल लाइफ में होता तो है, लेकिन क्या बायसनेस अच्छी चीज होती है? आप कभी भी ये जो है ना अपने घर में मौजूद किसी शख्स को या किसी बच्चे को क्या बायसनेस सिखाएंगे कि भाई ये, जबकि वो ऐसी चीज हो नहीं। तो अगर होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने मॉडल में डाल दें, हम कोशिश करते हैं, हमारा ओवरऑल कोशिश ये होती है कि बायसनेस जो है वो ना हो, ठीक है। फिर भी बायसनेस होती है। अच्छा जी, चले आगे। यस सर। जी सर। तो अब ये वाली बात समझ में आ गई कि इनपुट आता है लेयर के अंदर, और लेयर के ऊपर जो है ना वहां से वेट जो है मल्टीप्लाई होता है, वेट्स आ जाते हैं, W और B दोनों आ जाते हैं, वो भी हमने देख लिया किस तरह आते हैं। फिर अगली लेयर में जाते हैं, वहां पे दोबारा वेट्स आते हैं, और आखिर में जो है वो लेयर पे हमारे पास आउटपुट जो है वो नजर आ जाता है। ये कहते हैं टू कंट्रोल समथिंग, अगर बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने, टू कंट्रोल समथिंग फर्स्ट यू नीड टू एबल टू ऑब्जर्व इट। अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो पहले उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। To control the output of a neural network, you need to be able to measure how far this output from what you expected. अगर आपने आउटपुट को कंट्रोल करना है तो पहले ये सीखना पड़ेगा जो अभी आउटपुट आया है ये कितना सही या कितना गलत है। This job is the loss function of the network. ये जॉब कौन करता है? ये लॉस फंक्शन करता है। आपको याद होगा हमने रूट मीन स्क्वायर बनाया था, ये लॉस फंक्शन ये जॉब करता है, also called the objective function, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन करता है। द लॉस फंक्शन टेक्स द प्रिडिक्शंस ऑफ द नेटवर्क, वो जो नेटवर्क ने प्रिडिक्ट किया है उसको लेता है, एंड द ट्रू टारगेट, और असली वैल्यू को लेता है, व्हाट यू वांटेड द नेटवर्क टू आउटपुट, जो आप चाह रहे थे कि नेटवर्क ये आउटपुट दिखाए वो असली वाला, एंड कंप्यूट्स अ डिस्टेंस स्कोर, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालता है, कैप्चरिंग हाउ वेल द नेटवर्क हैज डन, जिससे उसे पता चल जाता है परसेंटेज में कि नेटवर्क ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ऑन दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल, इस एक डेटा के ऊपर। यानी अब क्या होगा जब वो प्रिडिक्ट करेगा तो ये प्रिडिक्शन जो है बायसनेस एलिमिनेट करने के लिए काम आता है। नहीं 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 नहीं, ये अभी जो भी आउटपुट आया है 22 होके जैसे भी तैसे करके ये प्रिडिक्ट किया। अब ये प्रिडिक्ट जो है वो कहाँ जाता है? प्रिडिक्शन लॉस फंक्शन के पास जाती है, जिसके पास ओरिजिनल वैल्यू भी होती है, और वो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको बताता है कि कितना लॉस आ रहा है। याद है काम पिछली दफा हमने किया था?
ओरिजिनल जो प्रिडिक्ट वैल्यू आ रही थी उसको हमने लॉस फंक्शन में भेजी थी, वहां से हमने ट्रू वैल्यू भी उठाई थी और दोनों को माइनस करके हमने लॉस का स्कोर निकाला था। कोई सवाल है तो पूछे। यस सर। स्क्वायर्ड सर क्या ये लेयर्स आगे पीछे हो सकती हैं जो इनपुट ये के साथ? नहीं, लेयर आगे पीछे नहीं होती, लेयर जो है वहीं रहती है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये एक और ये कि जितनी भी लेयर्स हम लगाते हैं, लेट्स सपोज ये 3 लेयर्स 4 लेयर्स, दिस इज इन आवर हैंड कि भाई हम लगा सकते हैं 4 लेयर्स 5 लेयर्स, ठीक है। तो अब ये लॉस फंक्शन मतलब ये होगा कि मतलब लाइक ये हिट एंड ट्राई है, राइट? आफ्टर 2 लेयर्स आप चेक कर लो लॉस स्कोर कितना आ रहा है, 3 लेयर्स 4 लेयर्स के बाद लॉस स्कोर कितना आ रहा है। आफ्टर 2 लेयर 4 लेयर नहीं, आफ्टर 1 ईपॉक कि मैंने इस डेटा को इसमें एक बार रन किया, डेटा यहाँ से यहाँ तक आया, प्रिडिक्शन आई, अब लॉस स्कोर इतना आ गया। लेकिन एक ईपॉक में कितनी लेयर्स होनी चाहिए वो भी तो फिर डिसाइड करना है ना। नहीं, ईपॉक में लेयर्स का ताल्लुक नहीं है। लेयर तो आपने मॉडलिंग करते हुए अपने मॉडल बना दिए ना, अब उन सब से वो डाटा गुजरेगा। करेक्ट। तो ये ईपॉक क्या है? यहाँ देखा था ईपॉक मतलब आइट्रेशन, यहाँ हमने देखा था, या मैंने आपको बता दी कि 4 है ना, ये फॉर एग्जांपल मेरे पे एक ही डेटा सेट है और ये 4 है, ठीक है, और ये मेरी लेयर्स हैं, ठीक है। अब मैं 4 को कह रहा हूँ कि भाई ये 100 ईपॉक चले, तो ये 4 जो है वो इस लेयर के अंदर, इस मॉडल के अंदर कितनी बार पास ऑन होगा? 100 टाइम्स। लेकिन ये जो लेयर्स हम डिसाइड कर रहे हैं ना 4s और 5, उसमें उसके लिए भी तो हमको ये देखना है ना कि हिट एंड ट्राई है कि 4 लेयर में हमारा जो है वो लॉस स्कोर कितना बन रहा है या 3 लेयर में कितना वो कब होगा जब आपने क्या किया, इस 4 को बोला 10 दफा इस लेयर से जाना, 10 दफा लेयर जाने के बाद उसने 10 दफा आउटपुट निकाला और उसका मीन आपको बताया कि इतना एरर आ रहा है। आपने कहा यार इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, इतनी एक्यूरेसी आ रही है, फॉर एग्जांपल 80 आ रही है, आपने कहा 80 नहीं चाहिए मुझे। फिर आप क्या करेंगे, अब आप कोई चेंजेस करेंगे मॉडल के अंदर, आप लेयर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेयर का साइज न्यूरॉन कम ज्यादा कर सकते हैं एक लेयर में, आप जो है ना ऑप्टिमाइजर चेंज कर सकते हैं, आप लॉस फंक्शन चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी जो भी चेंजेस आपको करनी हो करें और दोबारा से मॉडल चलाएं। अब एक्यूरेसी 90 हो गई, आपने कहा यार 90 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे 98 चाहिए, अब आप कुछ और चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अब ये आई थिंक देयर is there any relationship between the epoch and the number of layers? because ऐसा मतलब एक इमेजिन करें कि सिचुएशन है जिसमें मैंने 3 लेयर डिसाइड कर ली, ठीक है, एक इपॉक रन करने पे या 2 इपॉक रन करने पे मुझे लॉस फंक्शन मिल रहा है 95%. ओके, लेट्स सपोज इफ आई रन 10 more epochs on those 3 layers, हो सकता है कि मेरा लॉस फंक्शन इंप्रूव हो जाए, पॉसिबल है? उसमें देखें क्या होता है, ज्यादा ईपॉक चलाने से आप देखेंगे कि क्या होगा, लर्निंग का जो ग्राफ है, ये हमने पिछली दफा एग्जाम्पल में किया भी था कि जब मैंने 40 ईपॉक चलाए थे तो मेरा लर्निंग का कर्व जो है वो यूं जा रहा था, लेकिन जब मैंने 100 ईपॉक्स किए तो मेरा लर्निंग का कर्व जो है वो गिरना शुरू हो गया, ठीक है, वापस जाना शुरू हो गया। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके डेटा के अंदर जो है ना एक स्ट्रेंथ होती है, अब ये सारी एडवांस बातें हैं जो हम यहाँ पर मुझे आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे करनी पड़ रही है, स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ तक और आपके मॉडल की भी ताकत होती है लर्निंग की। एक तो ये है कि आपने मॉडल बहुत बड़ा बना दिया, 50 लेयर लगा दी, लेकिन डेटा के अंदर फीचर्स कम थे, डेटा के रिकॉर्ड्स कम थे, अब वो 50 लेयर में से जब गुजर रहा है तो इतना फिल्टर हो जा रहा है कि वो 2 ईपॉक चलने के बाद ही मॉडल ने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है ना उठा पटक करके निकाल ली। अब आपने चलाए हुए वहां पर 10 ईपॉक, जब आप ये 10 ईपॉक चले, 2 ईपॉक के बाद क्या हुआ, मॉडल ने डेटा के अंदर जो कुछ था पूरा निचोड़ लिया, मतलब एक्यूरेसी आने लगी, एक्यूरेसी आ गई, जितनी डेटा के अंदर से आ सकती थी आ गई। अब आपने लेकिन क्या बोल रहे हैं, नहीं और निकालो, जब और निकालता है तो वो जो उसकी लर्निंग के जो पैरामीटर्स उसने लर्न किए होते हैं W और B, ज्यादा लर्निंग की वजह से वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं लर्निंग करो तो वो कहता है ठीक है करूंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही एक बच्चे को जो है ना आप 5 घंटे पढ़ाएं, अब वो सैचुरेशन लेवल आ गया उसका, अब उससे नहीं पढ़ा यार, आप कह रहे हैं और पढ़ 5 घंटे और पढ़, तो फिर क्या होगा, जो पढ़ा है वो भूल जाएगा। तो बिल्कुल सेम मॉडल के साथ होता है कि जब एक लेवल आ गया उसका कि भाई अब पैरामीटर सेट कर लिए उसने, एक्यूरेसी आ गई है वहां तक 90-95 एक्यूरेसी आ गई है,
लेकिन आप कह रहे नहीं और इपॉक चलाओ, जब और इपॉक चलाएंगे तो अब उसकी एक्यूरेसी जो है वो फिर गिरना शुरू हो जाएगी कि वो पैरामीटर्स जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चलता है जी। हाँ, तो इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा लॉस फंक्शन है वो डिपेंड करता है मेरी नंबर ऑफ लेयर्स पे, ना कि इपॉक पे, क्योंकि दोनों पे देखें दोनों पे ना दोनों पे हाँ एग्जैक्टली भाई कुछ बड़ी रिलेशन रहेगा। हाँ ज्यादा डेटा कम है, इपॉक लेयर बहुत ज्यादा है, डेटा कम है और आपने इपॉक बहुत चला दिए, ये मसला बन जाएगा। और आपने डेटा बहुत ज्यादा है, लेयर्स बहुत कम बनाई, एक दो ही बनाई है, तब भी ये फंसेगा कि वो ज्यादा फिल्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? करेक्ट करेक्ट, सही ठीक है सही, क्लियर क्वेश्चन। तो ये लॉस फंक्शन भी जो है वो जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन जी दैट जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लॉस और फंक्शन भी सर बहुत सारे एक होते ही हैं। प्रॉब्लम के लिए आपने दो लॉस फंक्शन कर लिए, एक से जो है उसका लॉस कम आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, तुम तो आप किस पे रिलाई करेंगे? जाहिर है उसको लेंगे जिसपे लॉस कम आ रहा है, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अस्सलाम सर वालेकुम। आपने लास्ट क्लास में लॉस फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू को कम भी किया था। यार मैं 1 मिनट क्लास में हूँ, थोड़ी सी देर में कॉल कर लें, 10 मिनट में। 10 मिनट में हाँ चलो ठीक है। ओके हाँ जी सर जी अगर बोले चौथी बेटा। लैब पे हमारा जो डिसीजन है वो सही नहीं आ रहा तो डाटा वापस जाएगा दोबारा? जी बिल्कुल डाटा वापस जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है कि लेयर्स हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? जैसे कि बार बार जो मुझे जो क्वेश्चन से ये आ रहा है इम्प्रेशन के हमारे जिम्मे वी आर इन मशीन लर्निंग, जो उसका बेसिक की तरफ जाएं तो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं और ये चाहते हैं। लेयर हमने नहीं डिसाइड करनी, मतलब एज पर जो है ना द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, लेयर तो वो जो हमारे वो स्पेस से वो फीचर इंजीनियरिंग, जो ये जो फीचर इंजीनियरिंग है यही तो डीप लर्निंग का है कि वो उसको ऑटोमेट कर रहा है। तो ये नहीं तो फीचर इंजीनियरिंग का ताल्लुक मॉडल से नहीं, फीचर इंजीनियरिंग का ताल्लुक डाटा से है कि मैं मॉडल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स का डाटा, कौन कौन से फीचर्स फीड करूं। अच्छा, तो ये लेयर्स वो हैं कि हम एक्चुअली ट्रेनिंग के पार्ट पे बात कर रहे हैं कि जब हम ट्रेन कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग की लेयर्स हैं। एग्जैक्टली ये ट्रेनिंग के लिए है कि जो डाटा पीछे से आ रहा है उनको कितना फिल्टर करना है। क्योंकि इसके अंदर आ रहा है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स इसकी अपनी भी हैं जो ये चला रहा होता है। थाउजेंड्स ऑफ कोर्स, थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स तो हम उसको नहीं कर सकते ना खुद से। थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स नहीं, वो थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं वो जनरेट कर रहा होता है। सही। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारे जिम्मे ये है कि हमने जो जिस पे हमने एक्चुअली वर्क करना है, जिस पे हमारी एक्सपर्टीज होनी है कि हमने क्या करना है, वो मॉडल का स्ट्रक्चर बेस्ट क्या होगा, ये हमने आपने वो क्या क्या उठाने हैं, कैसे उसे ट्रेन करना है, किस तरह से ट्रेनिंग, ये हम पे है। ये हम फिर पर है। उसके बाद फिर उसके हवाले कर देंगे फिर वट एवर इट प्रोड्यूसेस। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अगर हमारे डिजायर्ड रिजल्ट आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो हम कुछ और चीजें इंप्लीमेंट करेंगे उसके अंदर। राइट सर। अच्छा जी, अब क्या होता है कि लॉस फंक्शन से लॉस आ गया, इसके बाद जो है रिजल्ट हमारे एक्सेप्टेबल नहीं आ रहे, तो ये लॉस फंक्शन जो फीडबैक बनता है ये वेट्स को दोबारा से क्या करता है, एडजस्ट कराता है। जैसे हमने मैनुअल जब कर रहे थे तो हमारा इक्वेशन हमने वहां पे बताई, लेकिन उस इक्वेशन पे जब हमने आगे की वैल्यूज फिट करी तो वो इक्वेशन गलत हो गई। तो इसका मतलब ये फीडबैक सिग्नल मिल गया कि जवाब गलत आ रहा है, कुछ और वेरिएबल सेट करो m और b के, हमने कुछ और। तो ये फीडबैक सिग्नल जो है वो इस तरह क्या होता है, किसके पास जाता है, एक ऑप्टिमाइजर के पास जाता है। जो ऑप्टिमाइजर जो है फिर नए वेट्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में डालना शुरू करता है, बैक प्रोपोगेशन करता है। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन करेगा, यानी इसको देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो है वो घूमता घूमता इस जगह पे एक रिजल्ट आ गया और वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये रिवर्स प्रोपोगेशन होगी हर डायरेक्शन में और वेट्स जो है वो रिवर्स में दोबारा चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये वहां तक रिवर्स प्रोपोगेशन करता हुआ जाएगा। ठीक है, ये सारी मैथमेटिकल होती है, इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा मैं ये बैक प्रोपोगेशन जो है मैथमेटिकली कैसे होती है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर एक दोबारा रिजल्ट जनरेट होगा, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, वरना फिर दोबारा बैक प्रोपोगेशन जो है वो ये करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये काम जो बैक प्रोपोगेशन का होता है, प्रोपोगेशन मॉडल की तरफ से होगी या हम वैल्यूज देंगे? नहीं ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजर का काम है। ये ऑप्टिमाइजर भी डिफरेंट किस्म के ऑप्टिमाइजर जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है,
तो अभी टाइम हो गया है, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। कोशिश थी आगे तक जो है ना वो हम जाएं। ये आगे थ्योरेटिकल है सारा, आई गैस कि ये आप लोग जो है ना वो खुद कर लेंगे, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री चल रही है, ये चल रही है, ये चैप्टर अब आपने पूरा पढ़ के रखना है। अगली क्लास में हम जो है ना वो चले जाएंगे दूसरे चैप्टर पे। सारा थ्योरेटिकल है, मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने अभी आपको यहाँ करा दिया है। इसको आप हाईलाइट करके जो है ना मोटी मोटी बातें जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज गो टू पेज नंबर 4? आ रहा हूँ मैं एक में देख लूँ कोई ऐसी बात आगे रहना जाए जो मुझे करवानी पड़ेगी। में सारा थ्योरेटिकल है, सारा थ्योरेटिकल, बस पढ़ते चले हैं, खत्म होगी नहीं होगी। ये ज़बानी हम बातें कर चुके हैं सारी, चैप्टर 2 आ जाता है। जी अब बताएं मुझे पेज नंबर 4। ये जी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये जो इमेज है ना सर, इसके हवाले से मुझे बात करनी थी। किसकी? ये जो इमेज है ना सर, देखें इसमें जी, हम ये थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए सर जी। ये जो इमेज है, सबसे बाहर वाली लेयर में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर मशीन लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग है। इस पूरे कंटेंट में हमारा जो फोकस है वो डीप लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग को फोकस किए बगैर हम डायरेक्ट डीप लर्निंग पे हमें जाना चाहिए, या पहले हमें आउटर लेयर को फोकस करना चाहिए, फिर इनर लेयर, और फिर उसके बाद वाली इनर लेयर? देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा कंसर्न ये है जी कि इस पॉइंट से आगे जब हम नमपाई और पांडास पढ़ चुके हैं, यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए आपका जो फोकस है वो किस लेयर पे होना चाहिए, या हमें मतलब किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए? एक है इंटेलिजेंट लर्निंग, लेट्स से कि हमने अगर डीप लर्निंग पे फोकस करना है तो बाकी सारी चीज़ों को बाईपास करें और सीधे डीप लर्निंग में घुस जाए। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आपने अगर आपको डीप लर्निंग पे फोकस करना है तो पहले कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, कंप्लीट मशीन लर्निंग आनी चाहिए, और फिर डीप लर्निंग आनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी जो स्ट्रेटजी है वो मेरे ख्याल में, अगर आप, क्योंकि ये जो पीछे वाला डोमेन है ना, ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल डोमेन था। ये मशीन लर्निंग में जो है ना कुछ प्रैक्टिकल डोमेन आया। अच्छा, मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल डोमेन आया, उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम जो है ना वो आए, ठीक है। फिर हम डीप लर्निंग पे आ गए। अच्छा, डीप लर्निंग में डायरेक्ट क्यों आ गए? वो इसीलिए आ गए कि अगर आपको मशीन लर्निंग के वो एल्गोरिदम्स नहीं आते जिनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग है और 4-5 नाम है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, अर्ली न्यूरल नेटवर्क्स, उसके बाद कर्नल मेथड्स। अच्छा, ये सारे जो है ना वो आप ये सारे पढ़ भी सकते हैं। ये सारे मशीन लर्निंग, प्योर मशीन लर्निंग, डिसीजन ट्रीज, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे मशीन लर्निंग है। अच्छा, ये सारे अगर ना भी पढ़े हों तब भी आप डीप लर्निंग में आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो अच्छी बात है, उसे ये वाले जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आते तो ये नहीं है कि वो जो है ना वो डीप लर्निंग नहीं कर सकते। डीप लर्निंग जो है ना फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि डीप लर्निंग का जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल ही इनके अपोजिट तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी टेक्निक बिल्कुल ही चेंज है, जिसका कोई भी रिलेशनशिप जो है ना पीछे की किसी कोई बात को इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा। इसलिए अगर रैंडम फॉरेस्ट की आपको नॉलेज नहीं है तो इट डजंट मीन कि रैंडम फॉरेस्ट डीप लर्निंग में इस्तेमाल होगा कहीं और हमें नहीं आता होगा इसलिए पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा। आप आराम से कर सकते हैं। सर ये नमपाई और पांडास का कोई माइक्रोसॉफ्ट का पेपर है? नमपाई और पांडास का नहीं है, डायरेक्ट अब आएगा। डेटा साइंस का एक है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का है वो डेटा साइंस का। ठीक है, तो ये गूगल के पेपर्स हैं नमपाई और पांडास के जो हैं? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा साइंस के हैं। गूगल का नमपाई पांडास का नहीं, गूगल का टेंसरफ्लो का है जो अभी आप कर रहे हैं, इसकी तैयारी हो रही है। सर वो लास्ट नोटबुक ना शेयर कर दें जो आपने एग्जाम्पल कराई थी ना लास्ट टाइम, तो वो शेयर कर दें प्लीज नोटबुक। मैं डाल देता हूँ सर, नमाज का भी टाइम हो गया है। जी हाँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, मुझे भी असल में निकलना है। सर पांडास की असाइनमेंट देंगे आप? पांडास की असाइनमेंट पोस्ट नहीं हुई अभी तक, दिए तो मैंने बना के। पूछता हूँ अभी।
नहीं सर, अभी नहीं आई पार्टनर असाइनमेंट। अच्छा मैं पूछता हूँ अभी, ये है वो सॉल्यूशन के साथ दी थी, सॉल्यूशन भी साथ दिया हुआ था मेरे ख्याल में, दिए डाले में सर, जो न्यू रिसोर्सेज हैं उसमें 2 हैं असाइनमेंट्स। सही है, तो उसको प्रैक्टिस करें फिर। सर इसी को पोस्ट कर दें बस, काफी है। मैं वो उसका लिंक देता हूँ डायरेक्ट फाइल का, ये आ गई ना। कमेंट्स में डाल दे रहा हूँ लिंक, ठीक है, चैट में। ये चैप्टर भाई थ्योरेटिकल है पूरा, सब लोग पढ़ लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, कमेंट्स में से उठा लें उसको। मैं फेसबुक ग्रुप पे भी लिंक पोस्ट कर देता हूँ, आगे अगर कोई देखना चाहे। ठीक है, यहाँ भी डाल दिया मैंने। ठीक है सर, थैंक यू। ओके हो गया, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।